In general studies we have 4 components, है ना? GS1, GS2, GS3 and GS4. General studies first, general studies second, GS third and GS4. बहुत नॉर्मल आप बैठना क्लास में. आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स लाइक यू, योर ब्रदर. तो इन GS फर्स्ट you will see there will come a teacher in your orientation class. He will discuss the importance of GS first. In that we have history, Indian history, world history, art and culture. We have geography, Indian geography, world geography, demography, society and some other things. ठीक है ना? वो सारा हमारा GS फर्स्ट बन जाता है. तो जब टीचर डिस्कस करेगा with the passage of time you will already on your own you will come to know GS फर्स्ट में क्या आता है, GS सेकंड में क्या आता है. जब कोचिंग करता है इंसान 5-6 महीने, इसमें याद था नहीं जरूरत, खुद ब खुद हो जाएगा, धीरे धीरे पता चलेगा अच्छा GS फर्स्ट हम उठा रहे हैं. ऐसे ही आएगा GS सेकंड का फैकल्टी. ही विल डिस्कस विद यू इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन रिलेशन विद इट्स नाइबर्स यानी कि IR. ठीक है ना? दैट होल कॉन्स्टिट्यूट्स आवर GS सेकंड. उसमें सोशल इश्यूज एंड अदर थिंग्स. तो इसमें जो GS थर्ड है मेरे डियर्स, ये थोड़ा बड़ा कंपोनेंट है. GS थर्ड, इसमें डिफरेंट पार्ट्स है. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है GS थर्ड का, दैट इज साइंस एंड टेक, science and technology, latest developments in science and technology. So here you should not think that science student will have upper hand in science and technology. ये वो science and technology नहीं है. किसी ने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, you will think इसको ये आएगा, नहीं, ये डिफरेंट है. This is current happenings in science, the world of science. जो अभी नैनो टेक्नोलॉजी है, जो अभी क्राइम्स हो रहे हैं, तो इस पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे, स्पेस साइंस. तो इसमें वो जो सेंटेंस की नॉलेज होती है, इसरो क्या कर रहा है, तो वो यूजुअली हम अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते. किसी ने चाहे मास्टर्स भी किया हो फिजिक्स में, वो ये चीजें नहीं पढ़ता है. ठीक है ना? तो वो सबके लिए सेम होता है. हाँ, थोड़ा सा इसको समझ आने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू आर्ट स्टूडेंट, बट फॉर एवरीवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सेम. एंड इसमें सबसे ज्यादा हमें फोकस करना पड़ता है करंट अफेयर्स पे. Science and technology, you have to go through editorial pages of The Hindu or Indian Express and you have to see your syllabus. मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या सिलेबस है. नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इनके बारे में मुझे पता होना. डिफरेंट थिंग्स जो भी करंट में रहते हैं इन द न्यूज, दैट विल कवर योर साइंस टेक्नोलॉजी. तो साइंस टेक्नोलॉजी पहला कंपोनेंट रहेगा GS थर्ड का. सेकंड वुड बी बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ GS थर्ड, दैट इज इकोनॉमी. तो इकोनॉमी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट component of your GS, because economy it will not help you in prelims exam. You will see almost 12 to 15 MCQs only from economy section. 12 से 15 MCQs आएंगे कहाँ से? खाली economy से. And in your mains you will see 7 to 8 questions of GS only from economy section. तो both stages पे बहुत ही important role play करता है economy subject. And at your interview stage as well, the questions will be posed to you of economy section. तो you won't tell them, dear sir मैंने मास्टर्स किया है एजुकेशन में, आई डोंट नो अबाउट GST. यू हैव टू नो अबाउट GST. सर मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, आई डोंट नो अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. यू नीड टू नो अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. यू नीड टू नो अबाउट फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया. यू नीड टू नो अबाउट बेसिक बैंकिंग, हमारा सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले करता है. यू नीड टू नो अबाउट नेशनल इनकम, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट. ये बेसिक चीजें सारी आपको इकोनॉमी में कवर करनी है, बिकॉज दीज विल हेल्प यू इन ऑल द 3 स्टेजेस. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट्स है GS थर्ड के. अदर देन दीज 2 कंपोनेंट्स मेरे डियर्स, इन GS थर्ड वी हैव एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनवायरनमेंट, स्पेशली करंट एनवायरनमेंट, क्या हो रहा है अभी हमारे एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, बहुत सारी जो भी चीजें हैं एनवायरनमेंट की, वो सारा GS थर्ड में यू विल एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट सेक्शन इन योर GS मेंस एज वेल एज एट द प्रीलिमिनरी स्टेज. एनवायरनमेंट के रहते ही रहते हैं 5-8 MCQs. समझ आई ना बात? तो एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट टू इज पार्ट ऑफ GS थर्ड. हो गई ना 3. तो ऐसे ही मेरे डियर्स और एक कंपोनेंट है हमारे GS थर्ड का, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी टू इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर GS थर्ड. अदर देन इंटरनल सिक्योरिटी, इस पे मैं डिटेल्ड बात करूंगा, क्योंकि आई विल बी डीलिंग विद इंटरनल सिक्योरिटी इन योर बैच. अदर देन दैट वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट,
So these are the 5 subparts of GS third. So you would expect जो GS third जिस दिन आपका एग्जाम होगा, you will see questions from economy, you will see questions from science and technology, you will see questions from environment and biodiversity, you will see questions from internal security, you will see questions from disaster. तो यहीं से मेरे डियर्स हमारे 250 मार्क्स बनेंगे आपके मैनेज एग्जाम में, और यहीं से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी साइंस टेक के क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन यूजुअली मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में यूजुअली यू वोंट सी मच क्वेश्चंस, क्योंकि स्कोप बहुत है, यहाँ से हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, बाकी चीजें हैं, तो बहुत कम आएगा इंटरनल सिक्योरिटी से। अलबत्ता इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक, यहाँ से डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे। समझ आई ना बात? ऐसे ही मेरे डियर्स, देन यू हैव GS4, दैट्स कॉल्ड इथिक्स एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स पेपर जो रहता है बहुत ईजी है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस पर थोड़ा सा आपको वर्क करने की जरूरत है, खाली एक बुक पढ़नी है तो उसी से इथिक्स हो जाता है। देयर इज ए सेइंग दैट यू डोंट नीड टू स्टडी फॉर इथिक्स पेपर, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे इंसान ने जो कुछ पढ़ा होता है वो काम नहीं आएगा। यू हैव टू क्रिएट आंसर्स ऑन योर ओन। तो यू विल बी गिवन ए सिचुएशन, फॉर इंस्टेंस इन इथिक्स पेपर, टुमारो यू आर a DSP, you are a very honest officer, you want to eradicate corruption in your office। तो जो ही आप अपने ऑफिस में गए, आपने उनको कहा कि we need to follow honesty and integrity, we should not fall prey to corruption and other things, but your lower staff is involved in corruption। जो आपके अंडर SHO साहब काम कर रहे हैं या कोई भी lower policemen काम कर रहे हैं, उनको आदत है बहुत करप्शन की। अब आप ऑफिसर आ गए, आप बोल रहे नहीं मेरे को नहीं चाहिए करप्शन एंड ऑल, उनकी आपके साथ नहीं बन रही है। समझ आई ना बात? सो व्हाट विल यू नाउ डू? विल यू गो विद योर ड्यूटी, विल यू गो विद योर ऑनेस्टी, और विल यू come to the level to them so that you too will become a corrupt person tomorrow? आप बोलोगे मैं तो I will go with my duty, I will follow rules and regulations of my duty, जैसा मुझे अच्छा लगे अपने सिस्टम के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैं वो करूंगा। लेकिन वो जो आपका लोअर स्टाफ है वो क्या कर रहा है, उन्होंने आपके ही ऑफिस में कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर थी या कोई भी लेडी थी हुई वुमेन पुलिस, उन्होंने इसको बोला कि सर के खिलाफ आप हैरेसमेंट चार्जेस लगाओ, सर मुझे तंग कर रहा है ऑफिस में, तो इसको ऐसे ही हम बदनाम करेंगे, ये खुद ब खुद तंग आ जाएगा, या तो चलेगा ऑफिस छोड़ के या रिजाइन या कुछ करेगा। नाउ व्हाट विल यू डू? है ना, एक साइड से आपकी ड्यूटी है, एक साइड से आपका ऑनर है, आई वॉन्ट टू बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर, दूसरे साइड से अब आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं और अपना ही स्टाफ लगा रहा है। अब फंस के ना आप दिलेमा में, ट्रैप में। नाउ व्हाट विल यू डू एज एन ऑफिसर? अब आपको सजेशंस लिखने, मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन में। सो दैट इज द फंडा ऑफ GS4। तो यहां पे देखा जाएगा कि एज एन ऑफिसर आप कैसे है, ऑफिसर क्वालिटीज विल बी सीन इन यू, आप कितना बैलेंस्ड आंसर दे पाते हैं। क्योंकि एक एक्सट्रीम लोग है कि ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी, तो तेरे अंदर जो सारा स्टाफ है वो काम नहीं करेगा, मानोगे उनका तो सिस्टम में खराबी हो जाएगी। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच उठाना होता है। समझ आई ना बात? तो वो हमारा इथिक्स 4th, ऐसे ही केस स्टडीज डिफरेंट आते हैं, यू विल सी देम वंस यू विल गो थ्रू GS4। डन? समझ आई ना यहां तक बात? सो मेरे डियर्स, आई विल डिस्कस विद यू टुडे इंटरनल सिक्योरिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंस इन केस एग्जाम। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा आपको, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। तो सी मेरे डियर्स, आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू हैव कैम फॉर ए वेरी गुड कॉज। आई टू वॉज ए स्टूडेंट लाइक यू, मैं भी आप लोगों की तरह था व्हेन आई हैड, हाँ अब जल्दी प्लीज। जब मैं मेरे डियर्स पढ़ रहा था ना, व्हेन आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, आई न्यू ओनली अबाउट माई सब्जेक्ट। लेकिन जो ही मैं इस एग्जाम के लिए आया ना, पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, इट चेंज्ड माई पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। सेम विल हैपन विद यू। तो ये जो डिसीजन लेता है ना कोई भी बच्चा या कोई भी लड़की लेती है कि मैं KS IAS के लिए पढ़ूंगी, KS क्वालिफाई करना, IAS क्वालिफाई करना, वो अगर आपके मुकद्दर में होगा तो डेफिनेटली मिलेगा, वो कोई नहीं छीनेगा आपसे, जो मुकद्दर में लिखा होता है वो मिलेगा। लेकिन आपके हाथ में एक चीज है, वो है मेहनत, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं। सो वंस यू विल पुट दोज एफर्ट्स, द प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ, इट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। 3 साल बाद आपका सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा। यू विल सी डेफिनेट चेंज इन योरसेल्फ। आपको खुद नहीं लगेगी कि आई हैव चेंज्ड अ लॉट, बट द पीपल अराउंड यू दे विल रियलाइज इट कि ये वही साइमा है जो बेचारी खाली एजुकेशन जानती थी, आज ये इकोनॉमी पे बात कर रही है, आज ये इंटरनल सिक्योरिटी के बात बोल रही है। ये वही अशरफ है यार, इसको खाली बीटेक का पता था, आज ये पॉलिटी डिस्कस कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, ये जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस कर रहा है। सो इट ऑल टुगेदर
change your personality. This exam is for personality. So keep this thing in your mind कि I have to grow my personality in these 2 years. तो बहुत चेंज आ जाएगी आप में, आपके दोस्तों को वो लगेगा, है ना? तो जो केएस के लिए, आईएएस के लिए अच्छे से ऑनेस्टली प्रिपेयर करता है, डेफिनेटली ही गेट्स द पोस्ट. इफ नॉट केएस, आईएएस, एनी अदर पोस्ट एज वेल, ही बिकम्स एन एसेट फॉर द सोसाइटी. वो सोसाइटी के लिए एक एसेट तैयार हो जाता है 2 साल में. स्विच इन लाइबिलिटी, वो कहीं से भी अपना रोजगार निकाल सकता है क्योंकि बंदे के पास नॉलेज है. नॉलेज इज पावर, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट. आपके पास नॉलेज है, यू विल गेट एडजस्टेड एनीवेयर, कहीं भी आपको एडजस्टमेंट मिलेगी. तो आई विश कि हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट, ही शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा है, इंसान बहुत कुछ सीखता है इस एग्जाम में. आफ्टर 2 years you will yourself realize, once you will go through all NCERTs, तो आप you will come to the point where you can discuss history with masters in history, someone who has done masters in history. Once you will go through NCERTs of 11th and 12th class, you can discuss polity with somebody who has done masters in polity. समझ आ रहा ना बात? Once you will go through internal security, you will come to know what are the threats to internal security of India from non-state actors, from state actors. What is Naxalism? How the insurgency in northeast if is affecting our economy, our peace. You can discuss this with police officer. वो बंदा बोलेगा यार छोटा बच्चा है, कल से पढ़ाई कर रहा है केस की, ये बड़े बड़े कंसेप्ट्स मेरे साथ डिस्कस कर रहा है. तो अभी तक आपको पता नहीं था कि ये मुझे पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी में. समझ आइए ना बात? तो इंसान के जो माइंड के हॉरिजन है ना, बहुत बढ़ जाते हैं once somebody prepares for KS and IAS exam. This is what I have realized with myself. Same will happen inshallah to you as well. हाँ, one thing is you have to be honest with your preparation. टाइम निकाला इंसान ने, घर से निकला, रूम लिया, पैसे दिए कोचिंग के, अब इसका फायदा उठाना है. टीचर बात बोल रहा है, इसमें इस टीचर की 4-5 साल की एक्सपीरियंस है, कुछ न कुछ तो होगा टीचर के अंदर. कोई भी टीचर पढ़ाने आए स्टेज पे ऐसे ही कोई नहीं आता है. ये बेचारे ने बहुत रगड़ खाई होती है, मेहनत लिख लिख के तब भी आता है आपके सामने बात करता है. तो इन बातों में एक अच्छा फलसफा होता है, इसके पीछे इसकी एक्सपीरियंस होते हैं. जो बोल रहा है ऐसे करना है तो समझ लो कि इसमें मेरे लिए कोई फायदा है इस चीज में, है ना? सेकंड पॉइंट, वंस यू विल डू, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन हियर. आपने बैम्बू ट्री के बारे में पढ़ा होगा ना? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ बैम्बू ट्रीज? क्या होता है इनको? जल्दी बड़ा हो जाता है. हाइट इसकी ज्यादा होती है या कम होती है? बहुत ज्यादा होती है. बैम्बू ट्री है ना, बूंतु कुल्यत वनांश. सो मेरे डियर्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर. फॉर इंस्टेंस, आपने कोई बैम्बू ट्री प्लांट किया, हालांकि ये प्लांट कैटेगरी में आता है, एक ट्री कैटेगरी में नहीं आता बैम्बू, ये याद रखना. ये आईएएस में एक बार एग्जाम में आया था, इज बैम्बू ए ट्री और ए प्लांट? तो बॉटनी स्टूडेंट्स, जूलॉजी स्टूडेंट्स जो बॉटनी वाले पढ़ते हैं तो देसी की एक प्लांट है. तो बैम्बू ट्री की मेरे डियर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल दी जाती है फॉर दिस एग्जाम. इसकी एक क्वालिटी ये है, जब हम प्लांट करेंगे ना बैम्बू ट्री, और यहां से मैंने किया फॉर इंस्टेंस प्लांट एप्पल ट्री. ये 2 ट्रीज आपने अपने आंगन में प्लांट किए दोनों. दिस वन इज एप्पल ट्री एंड दिस वन इज बैम्बू ट्री. तो जो ही मैंने प्लांट किए 2023 में दोनों को, आफ्टर 2023 2024 came, 2025 came, 2026 came. जो एप्पल ट्री है ना, ये ग्रोथ के साइंस दिखाएगा. आप लाइक पन इसके ब्रांच निकलेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा. बैम्बू ट्री कुछ नहीं करेगा, इट इज स्टैग्नेंट. द वे यू हैड पुट इट इनसाइड द सॉइल, ये सेम वैसा है. किसने एक बूंद खड़ा, पोला यूं खड़ा, ये वैसे ही पोल खड़ा रहता है. लेकिन ये एक काम करता है ये बैम्बू ट्री इन सालों में. पहले 4 साल में ये कोई साइन नहीं दिखाता है ग्रोथ का, नो साइन एट ऑल. व्हाट इट डज, इट जस्ट मेक्स इट्स रूट्स स्ट्रांग. ये जमीन के अंदर अपने रूट्स बहुत नीचे तक ले जाता है. दैट एप्पल ट्री डजंट डू. एप्पल ट्री ऊपर से इसके, आप देखोगे इसके रूट्स जो बहुत ऊपर होते हैं, 2 फुट अंडर से इनके रूट्स 3 फुट तक बस. लेकिन बैम्बू ट्री उन 4 साल में ये चीजें करता है. फिर 4 साल के बाद आती है टर्न अब बैम्बू ट्री के ग्रो करने की. तो जब ये ग्रो करता है ना, तब तक ये एप्पल ट्री ये हो जाता है 20 फीट फॉर इंस्टेंस. 4 साल में हमें लगता है एप्पल ट्री तो ग्रो कर रहा है, इसमें तो अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है, चेंज आ रही है, बैम्बू ट्री वैसा का वैसा है. लेकिन जब ये 4 साल बाद ग्रो करना स्टार्ट करता है ना, ये ऐसे ग्रो करता है, सीधे बनता है 90 फीट. यू आर द बैम्बू ट्रीज. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केएस एंड आईएएस एग्जाम, दे आर लाइक बैम्बू ट्रीज. 2 साल तक आपको खाली अपने रूट स्ट्रांग करना है, आपको अपनी एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स अपना ऑप्शनल पढ़ना है. सोसाइटी विल थिंक ओएस इज डेड, ओएस कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये वैसा का वैसा जैसे यूनिवर्सिटी में था.
हमसाया का लड़का, इसने VLW का एग्जाम क्लियर किया, इसने फॉ का एग्जाम क्लियर किया, इसने पटवार एग्जाम क्लियर किया, उसकी अब शादी भी हो गई, हमारा बेटा वैसा का वैसा ही है, यू वोंट बी लाइक हिम, क्योंकि आप अपने रूट स्ट्रांग कर रहे हैं। बाय द टाइम यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, वो बेचारा देखते रहेगा, क्योंकि ही विल बी एट द पोस्ट दैट इज जस्ट 20 फीट पोस्ट एंड यू विल टच द पोस्ट जहां पे एक बंदा आज से 30 साल पहले गया था एज पटवारी, अभी तक इस पोस्ट पे नहीं पहुंचा, वहां पे आप पहुंचेंगे बाय सिंगल क्लिक ऑफ द एग्जाम। यू विल बी द तहसीलदार सीधे, वो बेचारा पटवारी रहा है 10 साल, फिर 10 साल रहा है NT, अभी तहसीलदार नहीं बना है। समझ आई ना बात? तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड आज से ही, कि सोसाइटी बोलेगी कि यार वहीं पे है, कुछ नहीं कर रहा है, बाकी लोगों को जॉब मिल रही है, लेकिन यू आर अ बैम्बू ट्री। कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एवरी डे। द डे यूर डे विल कम, फिर सारी सोसाइटी को पता चलता है यार इसने तो अब एक बार ही किया तो बहुत बड़ा काम किया, है ना। टिल देन दिस एप्पल ट्री पर्सन, दिस VLW person, he will have fan following on social media, just 2000 friends, 3000 friends. By the time you will qualify exam, in 2 nights you will have 20,000 10,000 followers, क्योंकि फिर आपको मीडिया के सामने नहीं जाना, मीडिया आपके घर आएगी खुद ब खुद, है ना। दैट इज द बिगेस्ट इंस्पायरेशन दैट यू कैन गेट फॉर दिस एग्जाम। अगर आपके अंदर वो आग है, इफ यू हैव दैट फायर इनसाइड योर belly, so there is everything available for you that will guide you to qualify this exam, है ना। पॉल कोएल्हो अच्छे एक नॉवलिस्ट है ना, तो उसने अल्केमिस्ट आपने पढ़ी होगी किसी ने आप में से, अल्केमिस्ट में वो एक बात रिपीटेडली लिखता है, he writes that when you really want to achieve something in your life, whole universe conspires in your favor to let you achieve that। जिस चीज का इंसान ठान लेता है ना मुझे ये करना है, बस करना ही करना है, सारी यूनिवर्स आपको हेल्प करती है। फिर When you were in your 10th class, you had too much doubts, यार मैं कैसे करूंगी ग्रेजुएशन, मुझे पता नहीं है कॉलेज कहाँ है, ये कहाँ हुआ, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ कराया आपके लिए, आपको पता भी नहीं चला कहाँ से दोस्त मिले, उन्होंने कहा यार ये फॉर्म करेंगे, ऐसे करेंगे। सो आई हैड नेवर थॉट कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। यू वुड हैव नेवर थॉट कि मैं मास्टर्स करूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब आप 8th क्लास में थे, लेकिन आपके दिमाग में था मुझे पढ़ना है, खुद ब खुद हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता गया, चाहे पैसे कम थे घर में या ज्यादा थे, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इंसान को पहला कदम उठाना होता है। आपने पहला स्टेप लिया, यू कैम हियर, यू गेट द स्कॉलरशिप टेस्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू विल गेट एवरीथिंग। खुद ब खुद टीचर्स आएंगे, आपका उनके साथ अच्छा खासा बनेगा, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यू विल सी मेरे लिए तो यार आसान हुआ, बस पाने बिल थे, डाउट्स भी क्या कर, मैं बनिया रो, मैं बनिया का फ्रेंड, सारा सब कुछ ठीक हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन एक चीज करना है, इंसान को खुद बोलना मुझे करना है, वो पहला स्टेप आपको उठाना है, वो कोई और नहीं उठाएगा। देयर इज ऑलवेज द अवेलेबिलिटी ऑफ गाइड्स फॉर एवरी एग्जाम। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना गाइड्स अवेलेबल है, सब कुछ मिल रहा है सोसाइटी में, प्रोवाइडेड यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। समझ आई ना बात? नाउ डिस्कसिंग आवर मैन टॉक ऑफ द टॉपिक दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। What is internal security? Do you people know about it? क्या होती है इंटरनल सिक्योरिटी? क्यों पढ़नी पड़ती है केएस और आईएएस एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? हाँ, नहीं सोचा है? Can anybody among you define internal security? Definition of internal, this line. बोलो, कश्मीरी में बोलो, कुछ भी बोलो। मैंने हिकमत क्या गई इंटरनल सिक्योरिटी? शाबाश, गुड, और नाइस पॉइंट। इस एग्जाम में अब आइए ना आप पढ़ने, कोई भी टीचर बोले बोलने के लिए बोलो, यू हैव कैम हियर टू लर्न नॉट टू टीच। आप पढ़ने आए हैं, नहीं कि पढ़ाने। पढ़ाने का काम टीचर्स का है, जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ाई है या पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये जो ओपनली वरना जो कि आपके दिमाग में सर मुझे लग रहा है ये पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम कल आपको देना है, आपको टीचर को नहीं देना है, ठीक है ना, वहां पे आपको लिखना है। सो इंटरनल सिक्योरिटी मेरे डियर्स, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर केएस और आईएएस एग्जाम, क्योंकि कल आपको एक ऑफिसर बनना है। यू विल बी द एसपी ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यू विल बी द डीएसपी ऑफ द कंसर्न तहसील। अब डीएसपी है,
और आपको पता नहीं है कि मेरे तहसील में कौन कौन से थ्रेट्स है, कौन कौन से क्राइम्स हो रहे हैं, इनको मैं कैसे कंट्रोल करूं, वो क्राइम्स को कंट्रोल करना, वो जब ये चीजें आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा अच्छा यहां से भी हो सकता है, ये वायलेंस, कम्युनल वायलेंस हुआ है, ये कल्प्रिट है, इसने ये काम सारा किया है ना। जो क्लैशेस हुए हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख्स, मुस्लिम सिख्स, इसके पीछे इसका हाथ है। तो ऑफिसर नीड्स टू नो अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि इस बेचारे को खाली अपना ऑफिस नहीं चलाना है, इसको सारा डिस्ट्रिक्ट चलाना है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ना। मिलिटेंसी चल रही है अपने इलाके में, आईपीएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना है। वी हैव राइट नाउ एन आईपीएस ऑफिसर इन बारामूला, रिसेंटली ही जॉइन्ड, है ना, कुछ अमूत उसका नाम है। तो वो बेचारा पता नहीं बेंगलोर का है, कहां का है, वेस्ट बंगाल का है, सीधे वहां से उठाया, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है अभी। तो जो मिलिटेंसी है बारामूला में, जो भी खदशात है टू द पीस एंड ऑर्डर ऑफ बारामूला, वो सब उसको कंट्रोल करना है। ही मस्ट बी स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो अगर आपने फेसबुक पे देखा होगा, वो जब आया, उसने जो ही ज्वाइन किया ऑफिस इन बारामूला, आफ्टर 5-6 days ही टोल्ड हिज लवर स्टाफ, आई वांट टू विजिट द नियरेस्ट दारुल उलूम दैट्स इन बारामूला। 10 दिन में वो गया दारुल उलूम में, वो वहां पे इफ्तारी की उन बच्चों के साथ। रमजान का महीना था, तो उसने यहीं से इफ्तारी के लिए कुछ खजूर वजूर लिए थे उनके साथ, वो थोड़ा बातचीत भी की। तो देखा ये इनका ओपिनियन क्या है, और उनको कहा कि कितना ज़रूरी है कुरान भी पढ़ना, इसके साथ साथ वर्ल्ड नॉलेज भी होनी चाहिए हमें आज के दौर में। एक कॉर्डियल रिलेशन बनाया। तो जो वो बंदे थे जो वहां पे पढ़ रहे हैं, दे आर बीइंग प्रेजेंटेड कि ये पैन इस्लामिस्ट्स है, फंडामेंटल इस्लामिस्ट्स है, यही इन्वॉल्व हो जाते हैं डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में, डिफरेंट इश्यूज में। इसने उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट की। तो उनको लगा देखो कितना अच्छा ऑफिसर है, अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर हमारे पास नहीं आया। तो विल टुमारो दैट पर्सन से एनीथिंग अबाउट अगेंस्ट दिस पर्सन, दिस ऑफिसर? ही विल नेवर। वो बोलेगा ये तो इतना अच्छा है, इसने हमारे लिए इफ्तारी लाई, कोई कश्मीरी ऑफिसर अभी तक नहीं आया, है ना। तो दिस इज व्हाट इंटरनल सिक्योरिटी टीच टू द ऑफिसर्स। तो उसने उनको कंट्रोल किया बाय सिंगल एक्ट। दैट शोज द स्मार्टनेस ऑफ एन ऑफिसर। 10 दिन बाद और एक दारुल उलूम, वहां पे खाली लड़कियां बेचारी हिफ्ज कर रहे, उनके पास भी गया, उनके लिए कुरान लिया और कुछ लिया, सारा पुलिस फोर्स साथ था। तो ही न्यू कि आई एम वेरी न्यू टू दिस डिस्ट्रिक्ट, आई हैव टू विन हार्ट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि उसको ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको ये लोग जो है ये थोड़ा लिबरल से हटके है, दे हैव अ बिट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, दैट्स व्हाट दे थिंक। वी डोंट थिंक ऑन दोज लाइन्स। हमें लगता है वो सबसे अच्छे है बेचारे, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, वो कहां थ्रेट बनेगा बाकियों के लिए, ही मस्ट बी द पीसफुल पर्सन। लेकिन दैट इज नॉट द ओपिनियन आउटसाइड आवर वैली। आउटसाइड आवर वैली इट इज थॉट दैट जो दरसगाह में पढ़ रहा है ये होता है, इसकी इमेज थोड़ा बेचारे मेलाइन हुई है। तो उसने पहले उन्हीं को टारगेट किया, उनके साथ अच्छे से बातचीत की। समझ आइए ना, दैट ही हैज लर्न फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी, कि उसने देखा है कि हमारे नेशन में इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या थ्रेट्स है। सो इंटरनल सिक्योरिटी मेरे डियर्स, इट मीन्स मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। जब हम पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, हम बोलते हैं इंटरनली हम सिक्योर है। समझ आइए ना बात, मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर within the domestic territory of our country. Within the domestic territory of our country. तो मेरे डियर्स, जो हमारा प्यारा भारत जो है, इसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसके इनसाइड हमें पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। वी कॉल दैट एज इंटरनल सिक्योरिटी। फॉर इंस्टेंस, आई विल मेक रफ मैप ऑफ इंडिया। ये रहा अपना प्यारा भारत ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके अंडर जो कुछ आ रहा है, वी कॉल इट एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज आवर Kashmir side, Rajasthan, Gujarat side, these are our coastal areas, Coromandel coast and Malabar coast. So this all constitutes domestic territory of India. Whatever falls inside this line of control, we call that as domestic territory of my country. तो इसके अंडर मेरे नेशन में थ्रू आउट ईयर पीस रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए। तो जहां जहां हमें लग रहा है कोई वायलेंस हो रहा है, उसको हम कोशिश करते हैं इसको कर्व करें, ठीक है ना। तो इस पीस रखना इस सारे इंटरनल एरिया में, वी कॉल इट एज इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री। समझ आई बात। तो कभी कभार मेरे डियर्स, हमें इस इंटरनल टेरिटरी के अंदर कोई फसाद खड़ा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, कोई मिलिटेंट अटैक हुआ, लाइक मुंबई अटैक्स ऑफ 1993, पार्लियामेंट अटैक ऑफ 2001 या 2008 9/11,
2611, समझ रहे ना बात? तो उसने किसी और का हाथ था. That means somebody else is promoting violence in my country. He is posing threats to the internal security of my country. So we call that as when others are doing it. External security is also important. External security means protecting our country from external aggression. हमें सोते नहीं रहना है कि मैं पीसफुल हूं, हिंदुस्तान सब कुछ ठीक कर रहा है, चाइना मेरे साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगा. ना ना, वो छेड़छाड़ी जरूर करेगा, वो हमारा नाइबर है. The way we have our neighbors in our village, तू मैं होता रहता है लैंड डिस्प्यूट्स पे. सेम केस विद द कंट्री. तो बांग्लादेश चाहे छोटा ही क्यों ना हो, नेपाल चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई काम करेगा जो मेरे खिलाफ होगा. ठीक है ना, क्योंकि ही इज माई नाइबर. यूक्रेन को क्या है हिंदुस्तान के साथ, ही इज नॉट माई नाइबर, सो ही विल बी ऑलवेज एट पीस विद मी. लड़ाई होती है अपने भाई से ही होती है, अपनी बहन से, क्योंकि शी इज वेरी क्लोज टू मी, तो अपने नाइबर से ही होगी. समझे ना बात? So same way when others are posing threats to internal security of my country, we call that as external security. Protecting my country from external aggression, that comes in external security. Protecting my country within my domestic territories from the people of my own country. We say right now cow vigilantism, yeah, mob lynching is going on inside my country. So I will not blame USA for that. I will blame my own country for that. That is happening in my own Kashmir. That is happening in my own Uttar Pradesh. So that is the problem of internal security within the frontiers of my nation. समझ आई ना मेरे डियर्स बात? तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना, जो मेरी ये डोमेस्टिक लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके अंडर जो आता है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. ये कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी. लेकिन जो हमारा कोरोमंडल एंड मलाबार कोस्ट है, यहां से हमारा अरेबियन बे ऑफ बंगाल है और यहां से हमारा अरेबियन ओशियन है, अरेबियन सी. समझ आई ना बात? विल वी कॉन्स्टिट्यूट दिस लाइन एज कंट्रोल लाइन? विल वी कॉन्स्टिट्यूट दिस एज आवर बाउंड्री और बियॉन्ड इट? क्या ये मानी जाती है बाउंड्री लाइन हमारी? फिर क्या माना जाता है? शाबाश. यहां पे आपको अच्छा पॉइंट याद रखना है. फ्रॉम दिस कोस्टल रीजन, फॉर इंस्टेंस ये हमारा तमिलनाडु का कोस्ट है, दिस इज माय तमिलनाडु स्टेट हियर, चेन्नई एंड ऑल. तो यहां से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ये कॉन्स्टिट्यूट करती है मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी. 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर्स. 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर. So 12 nautical miles, these are almost equal to 19 to 20 kilometers. वो कोस्टल एरिया से 20 किलोमीटर तक वो भी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है. अगर वहां पे भी कुछ होगा, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ माय इंटरनल सिक्योरिटी. समझ आई बात मेरे डियर्स? सो अप टू 20 किलोमीटर्स दिस कॉन्स्टिट्यूट्स माय डोमेस्टिक टेरिटरी. जो कुछ हो रहा है, दैट इज पोजिंग प्रॉब्लम्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ माय कंट्री. समझ आई वहां का? तो अब मेरे डियर्स, हमारा जो नेशन है, वी वांट टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन माय कंट्री. फॉर दैट वी नीड पीस. हमें पीस की बहुत जरूरत है, अमन की बहुत जरूरत है. तो अगर इसी दौरान यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हमारे स्टेट्स में, विल वी बी एबल टू फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वी कांट फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा ध्यान जाएगा इधर. यार मेरे नॉर्थ ईस्ट में अभी क्राइसिस चल रहा है, चाइना अटैक कर रहा है. चाइना ने फॉर इंस्टेंस अटैक किया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश शायद, या चाइना ने ऑक्साइजन एरिया से फिर से अटैक कर रहा है. समझ आया ना बात? तो सारा फोकस हमारी मिनिस्ट्रीज का जाता है चाइना की ओर, नेशन वहीं पे रहता है. एंड दैट्स द मेन टूल ऑफ आवर नाइबर्स. जो राइवल नाइबर्स होते हैं, उनका मेन टूल यही होता है कि इसको किसी भी तरीके से हम इसका अटेंशन हटाए फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है ना? इसको किसी भी तरीके से हम डाइवर्ट करें. जितना वो हमें डाइवर्ट करेंगे, उतना हमारा नेशन धीरे धीरे पीछे जाएगा. समझ आइए ना? द वे वी डू. अगर हम मेरा किसी स्टूडेंट के साथ एनिमिटी है, आई विल ट्राई टू डाइवर्ट हिज अटेंशन. मैं उस बेचारे को डिस्टर्ब करता रहूंगा, वो फिर फोकस नहीं करेगा अपनी बुक्स पे. सेम इज बीइंग डन टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. समझ आइए ना बात? यही कंट्रीज के साथ किया जाता है. यू सी Afghanistan's example, you see Pakistan's example, you see Sri Lanka's example, you see our own country's example. There are different organizations, different agencies involved, जिनका हाथ होता है इस internal security, peace and tranquility को disturb किया जाए, तो उससे फिर वो आगे खुद निकलते हैं. समझ आई ना बात? अब जो मेरे डियर्स, ये हमारी internal security है. Who takes care of this internal security in my country? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है internal security? तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसके हवाले किया गया है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. कौन है अभी हमारे होम मिनिस्टर? मिस्टर अमित शाह, श्री अमित शाह.
So whenever you are writing any answer in your case exam, मेरे dears, you have to respect every person who belongs to our country. आपकी आइडियोलॉजी क्या है वो आपको बाहर रखनी है एग्जाम के बाहर, यहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है ना. यू आर टेकिंग नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, यू आर शो ऑनर टू दैट. यू आर टेकिंग नेम ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ. तो यू हैव टू गिव देम टू मच रेस्पेक्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम टुमारो. कल इसी सिस्टम के आप भी पार्ट होंगे. जब आप आज से ये आदत डालोगे एट द इंटरव्यू स्टेज, दूर से पता चलेगा ही इज गिविंग रेस्पेक्ट टू एवरी पर्सन. आदत नहीं है, इंटरव्यू के टाइम कुछ ऐसा निकलेगा तो मार्क्स एक सब सीधे नीचे आ जाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे ही इज नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टू द कंसर्न पर्सन ऑफ आवर कंट्री. समझ आई ना बात. तो मिस्टर अमित शाह, ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन गिवन द ड्यूटी टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये ड्यूटी पन्नी कंट्री में जो भी कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी अटैक्स हो रहे हैं विद इन इंडिया इन ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, इसको मैनेज करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. समझ आई ना बात. तो हमारा जो ये स्टेट पुलिस है, J&K पुलिस, दिस ऑल कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, हमारे बॉर्डर्स पे है, वी हैव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF देयर, वी यूज RR देयर, वी यूज कोस्टल गार्ड्स. तो एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाता है हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. So we have two important ministries to maintain internal and external security of the country. For internal security we have Ministry of Home Affairs. For external security जो डील करेगा पाकिस्तान के साथ, जो डील करेगा चाइना के साथ, that is called Ministry of Defense. तो यहाँ पे मेरे डियर्स एक्सटर्नल में आएगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो यू सा we had Doklam issue with China. We have sometimes some skirmishes in northeast. यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में वो अटैक कर रहे हैं हमारी टेरिटरी पे. तो वहां पे मिस्टर अमित शाह नहीं जाते, वहां पे जाते हमारे मिस्टर राजनाथ सिंह, क्योंकि उसको पता ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है. तो इसका काम है खाली इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना. इसका काम है मिस्टर राजनाथ सिंह वर्क इज टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, है ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इट इज आल्सो नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स. तो इंटरनल जो मामले हमारे हिंदुस्तान के हैं वो सारे टैकल करते हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इट्स आल्सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स. समझ आई मेरे डियर्स बात. अब ये जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, इस इंटरनल सिक्योरिटी में कौन कौन से बिग चैलेंजेस है, दैट विल बी the course of our study while doing internal security. क्या बड़े बड़े चैलेंज है हमारी नेशन को जहां से डिरेल होता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन आवर कंट्री. जरा आप बोलो मुझे कम कम बड़े इश्यूज हिंदुस्तान यूज वी कैन फेस इस कारण. कौन कौन सा इश्यू अभी हिंदुस्तान फेस कर रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि लड़ाइयां हो रही है, पुलिस फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, यहां पे पीस नहीं है हिंदुस्तान में? यू टेल मी. नक्सलिज्म है, और क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, और खालिस्तान मूवमेंट, शाबाश, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वही हो गया हमारा नक्सलिज्म. और तो मेरे डियर्स जो मेजर इश्यूज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री है ना, ये डिफरेंट यूनिट्स हमें आगे पढ़ने होंगे इंशाल्लाह. अभी मैं खाली इनका हाईलाइट्स दूंगा आपको कि क्या आज के बाद आपके लिए जरूरी है. अभी तक आपको नहीं पता था कि मुझे इंडियन एक्सप्रेस में मेरे लिए आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. वंस आई विल टेल यू यार दिस इज नक्सलिज्म, नक्सलिज्म के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आया वो तेरे को जरूरी पढ़ना है क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ योर GS 3rd, है ना. आई विल टेल यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओइस्ट अटैक्स, तो ये बोले माओइस्ट अटैक्स है, ये नक्सलिज्म में है, तो ये आएगा मेरे GS 3rd में. आई विल टेल यू इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर का कोई इशू है, नागालैंड का कोई इशू है, असम का कोई इशू है. यू विल टेल मी यार ये मुझे इंटरनल सिक्योरिटी में काम आएगा, ये आर्टिकल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. सो आफ्टर कोचिंग यू कम टू नो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. अदरवाइज इट टेक्स 3 hours to go through one The Hindu paper. It takes 3 hours to go one Indian Express paper. But once you know what is your syllabus, what's the need of exam, फिर आप बोलते यार ये त्राश मुझे छोड़ना, ये नहीं पढ़ना है. इंटरनल सिक्योरिटी पे एक आर्टिकल आया, ये मुझे जरूरी पढ़ना है. ये इकोनॉमी का आर्टिकल है, ये पढ़ना है. ये सोशल इश्यूज पे आर्टिकल आया, ये पढ़ना है. तो आर्टिकल 4 आप देखोगे ये मेरे सिलेबस के रिलेटेड है. बाकी कोहली ने क्या किया, अनुष्का ने क्या किया, वो तेरे लिए जरूरी अभी आप पढ़ते होंगे, वो भी अनुष्का क्या बोल रही है, ठीक है ना. तो आफ्टर कोचिंग यू विल कम टू नो ये दिस इज नॉट नीडेड. So, मेरे dears, we have bigger issues. We have Naxalism. Naxalism, or we call it as left-wing extremism, LWE, या इसको बोलते हैं Maoism भी, Maoists, ठीक है ना. तो मेरे dears, ये जो हमारे यहां से है ना, we have Bihar here,
है ना, बिहार यहां पे, वी हैव उड़ीसा हियर, वी हैव झारखंड हियर, वी हैव छत्तीसगढ़ हियर, मध्य प्रदेश इस साइड, वी हैव ईस्टर्न एमपी हियर, वी हैव ईस्टर्न महाराष्ट्र यहां से इधर, है ना, वी हैव आंध्रा एंड तेलंगाना। ये चंक है ना, इसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर इज मोस्टली इफेक्टेड बाय नक्सलिज्म इन आवर कंट्री। जो हमारा रेड कॉरिडोर है, ये जिन स्टेट्स के मैंने नाम लिए, तो आज के बाद यू शुड कीप वन इंडियाज मैप एट योर वॉल। जहां भी आप पढ़ाई करते होंगे, लाइब्रेरी में या अपने रूम में, तो इंडिया का मैप जरूरी आपके सामने होना चाहिए। एक वर्ल्ड मैप और एक इंडियन मैप। फ्रॉम द बुक्स यू विल गेट दैट। समझ आई ना बात? तो वहां से आपको पता चलेगा, अच्छा इस वक्त बोल रहा था बिहार है, तो बिहार इधर, यहां से वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। ये जो चंक है ना हमारा, यहां पे नक्सलाइट मूवमेंट पीक पे है। एंड दिस इज द एरिया विच हैज टू मच रिजर्व्स इन आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री के मिनरल रिजर्व्स है ना, यही रिच एरिया है मिनरल्स के लिए। सबसे ज्यादा मिनरल्स निकलते हैं झारखंड में, उड़ीसा में, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और वहीं पे नक्सलाइट मूवमेंट सबसे ज्यादा है। समझ आई ना बात मेरे डियर्स? तो दिस चंक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाली स्टेट्स, क्योंकि ये हिट है नक्सलिज्म से। एंड इन 2006 our Prime Minister Dr. Manmohan Singh said that the biggest threat to internal security of our country is Naxalism. ये पीएम ऑफ आवर कंट्री बोल रहा है, क्योंकि जब उसको लगा कि कितना थ्रेट ये पोज कर रहा है हमारी कंट्री में। तो नक्सल अटैक्स का आपने सुना होगा कि कितने बीएसएफ जवान की जान चली गई बिकॉज ऑफ नक्सल अटैक्स। 40-50 बहुत बहुत एरियाज में, तो वो सीधे अटैक करते इन पे, इनकी कॉन्वॉय पे, इनके कैंप्स पे, नक्सलाइट्स। तो इसमें किसका हाथ है? विच कंट्री प्रोवाइड्स देम दीज वेपन्स? विच कंट्री इज फंडिंग देम? ये गरीब लोग हैं, इनको कहां से मिल रहा है ये पैसा? इनको ये आर्म्स कहां से आ रहा है? ये जो ये ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं इन एरियाज में, ये कहां से आ रहा है? दैट यू हैव टू थिंक, दैट आंसर यू हैव टू गिव टुमारो व्हाइल राइटिंग द मैन्स। वही क्वेश्चन आएगा, नक्सलाइट्स का पैसा कहां से आ रहा है? विच कंट्री हैज इट्स हैंड इन इट? इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन नक्सलाइट्स? इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगानिस्तान इन नक्सल मूवमेंट? इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश? तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? ऐसे मेरे डियर्स, इन आवर इंटरनल सिक्योरिटी वी हैव हॉट एरिया, दैट इज आवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कितने स्टेट्स है? We call them as seven sisters. Among is one seven sisters. Along with Sikkim, they are 8. है ना? सिक्किम को अगर मिलाएंगे, सिक्किम थोड़ा इस साइड है, तो फिर ये 8 है। तो we have अरुणाचल प्रदेश here, AP. We have biggest Assam here, सारा आसाम है यहाँ पे. We have Nagaland here. We have Manipur here. We have Mizoram here. We have Tripura here, we have Meghalaya here, है ना? ये है ना हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहां से वेस्ट बंगाल कनेक्ट कर रहा है आसाम को। तो ये भी मेरे डियर्स हमारा हॉट एरिया है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री। हॉट क्यों है? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, 99% ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज इंटरनेशनल बॉर्डर। इनका 99% क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर। जस्ट 1% इज कनेक्टिंग विद इंडिया। अरे यार 1% हमारी कंट्री के साथ मिल रहा है, 99% मिल रहा है हमारे दुश्मनों के साथ। यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि कितना फ्रेगाइल रीजन है। चाइना बोलेगा ना ये मेरा है। दीज पीपल अंडरस्टैंड चाइनीज लैंग्वेज मोर देन आवर ओन लैंग्वेज। दे हैव देयर कल्चरल एंड एथनिक एसोसिएशन विद म्यांमार। इनको लग रहा है ये हमारे भाई है। दे डोंट नो वेयर मुंबई इज, दे डोंट नो वेयर दिल्ली इज, दे नो व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार, दे नो एवरीथिंग अबाउट बांग्लादेश। तो उनसे इनको हमें बचाना है। ये बड़ा इशू है मेरी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तभी ये बहुत हार्ड जोन रहता है, यहाँ पे बहुत सारे पंगे हो जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। एंड दे थिंक दैट वट एवर इंडिया इज डूइंग इन रेस्ट ऑफ इंडिया, हमारी और इसका कोई ख्याल नहीं है। दैट्स व्हाट पीपल इन नॉर्थ ईस्ट बिलीव। उनको लगता है हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसा नहीं है जैसा महाराष्ट्र में है, जैसे बैंगलोर में है, जैसे गुजरात में है, जैसे दिल्ली में है। वी आर बीइंग एलाइनेटेड बाय इंडिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि इनको बाकी लोग उकसा रहे हैं। अरे हालत देखो मणिपुर की, अरे हालत देखो नागालैंड की। यू सी वायर महाराष्ट्र इज, इंडिया इज नेग्लेक्टिंग यू, बेटर इज टू कोऑपरेट विद अस। समझ आई ना बात? तो ये जो हमारा मेरे डियर्स नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, ये एक कंप्लीट यूनिट आपको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या इश्यूज है। हिंदुस्तान कौन से स्टेप्स उठा सकता है टू मेक देम पार्ट ऑफ इंडिया। यू टू आर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ये जो मणिपुर एरिया है ना, मणिपुर मिजोरम एरिया, दे शेयर बॉर्डर विद आवर म्यांमार। और ये जो यहां साइड है ना, इसके आगे कौन सी कंट्री आती है? यहां से एक तो म्यांमार आएगा और
यहां से आता है मेरे डियर्स, अब ये बोर्ड में नहीं आएगा, कैमरा में नहीं आ रहा है, तो आई विल राइट इट हियर। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है ना, लाइक दिस है ना। तो यहां पे मेरे डियर्स वी हैव म्यांमार आवर नाइबर, विच वी कॉल इट एज बर्मा, आतिश बना बर्मा, अभी म्यांमार बोलते हैं। तो वी हैव ए कंट्री हियर LAOS, लाओस, लाओस कंट्री है ना यहां पे, और यहां पे है कंट्री एक थाईलैंड, ये भी हमारे नाइबर्स है। तो ये जो लाओस कंट्री है ना, इस पे MCQ आया था UPSC एग्जाम में। इट इज द ओनली कंट्री, इट इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैज क्लोज्ड बॉर्डर्स। इस कंट्री का किसी कोस्टल एरिया के साथ कोई टच नहीं है। इचन करना शेयर पनी बाउंड्री विद सीज एंड ओशियंस। अच्छा यपरि लैंड बाउंड्री, यपरि लैंड बाउंड्री, इच मजबाग अख नेशन फसोमुत, वी कॉल इट एज लाओस। दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये जो हमारा म्यांमार है और लाओस है और थाईलैंड है, इसको यहां पे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अच्छा ना गोल्डन, ये बने ना ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। तो दुनिया में एक नंबर पे जो ड्रग्स हीरोइन बन रहा है ना, ये 3 नेशंस में बन रहा है। तो ये हमसायस मज आसान ड्रगिस्ट पैद गम, तमन खतर से कल दोद 3 हमसाय तमिस 3 वे ड्रगिस्ट ये। तो डेफिनेटली उसकी बहन के लिए खतरा है, उसकी मां के लिए खतरा है, उसने फैमिली के लिए खतरा है, कभी भी उसको लूट सकता है। तो हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट हैज द 3 नेशंस हु आर एट नंबर 1 इन ड्रग्स माफिया। तो यही बनता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए चैलेंज, इस गोल्डन ट्रायंगल को कैसे हम कंपीट कर पाएंगे इसके साथ, इससे हम खुद को कैसे बचाएंगे। तो जो भी हमारे कंट्री में ड्रग्स आ रहा है, वी सी राइट नाउ कश्मीर में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये खाली कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं, ये सारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, क्योंकि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज द फ्यूचर ऑफ होल इंडिया दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड while promoting drugs in these states. Drugs कहां से है, आता कहां से? It comes from these countries. So that means more than this state, this is my important state. इसको प्रोटेक्ट करूंगा तभी बच पाऊंगा, इनको इग्नोर करूंगा they will fall prey to them, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है ड्रग्स का, ये कभी भी इसको करप्ट कर सकते हैं। यार मैं दूंगा 2 करोड़ पैसा, लगाओ ड्रग्स कंट्री में, ईमान पर म्यून की ईमान उहद, समझ आई ना बात। सो दिस इज अ बिग इशू राइट नाउ दैट आवर कंट्री इज फेसिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, समझ आए ना। ऐसे ही यू सा 3 years बिफोर रोहिंग्या क्राइसिस इन म्यांमार, तो रोहिंग्यास को वहां पे उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, वो कहां गए, वो सीधे भाग के आए हमारे नॉर्थ ईस्ट में, समझ आए ना। दे टुक शेल्टर इन आवर नॉर्थ ईस्ट, वो आए आधे बांग्लादेश में, आधे पहुंच गए वेस्ट बंगाल में। अब हमें अपने लोगों के लिए फूड नहीं है, उन बेचारों को क्या देंगे, समझ आई ना बात। सो इट इज सेड दैट पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। अगर किसी जगह पोवर्टी होगी ना, ये थ्रेट होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए एवरीवेयर। सो पोवर्टी इन माय नाइबरिंग नेशंस इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर ओन कंट्री। वहां पे उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो हमारी कंट्री में आएंगे। नाउ इट इज बर्डन ऑन अस, हम ऑलरेडी बहुत पॉपुलस कंट्री, अब बाकी भी आ रहे हैं, इनको कैसे चलाएंगे। तो ये बड़े बड़े इश्यूज अभी हमारा हिंदुस्तान फेस कर रहा है। इन इश्यूज की नॉलेज होना एक KS एंड IS एस्पिरेंट को बहुत जरूरी है, समझ आई मेरे डियर्स बात। वी हैव इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश हु आर एंटरिंग आवर मेघालय, हु आर एंटरिंग आवर असम। उन्होंने वहां पे जमीन हड़प की है, मान नहीं रहे वापस निकलना, हालांकि वो हमारे सिटीजन्स नहीं है। इनको हम कैसे टैकल करेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आवर कंट्री नीड्स टू टेक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी? एज एन ऑफिसर यू नीड टू हैव ओपिनियन ऑन दैट। आपको पता होना चाहिए सर हमें ये काम करना है, हमें ऐसे करना है। जब आपको पहले नॉलेज हो तभी आप बोलोगे, जब पता ही नहीं है गोल्डन ट्रायंगल का चाहिए ना आइडिया भी क्या वन सर, है ना। सो फर्स्ट यू नीड टू हैव स्टैटिक नॉलेज, फिर इंसान की ओपिनियन खुद ब खुद बन जाती है। यू मस्ट हैव सीन एनी ऑफिसर गिविंग मॉक इंटरव्यू, बोला इसको कितना पता है यार, ये क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है, उसने पढ़ा होता है, सब कुछ आंसर खुद ब खुद निकलता है ना। वंस यू विल गो थ्रू योर सिलेबस, वंस यू विल गो थ्रू NCERTs, एनी क्वेश्चन यू कैन टैकल, फिर इंसान खुद ब खुद आंसर देता है, क्योंकि उसने 2-3 साल पढ़ा होता है, समझ आई ना बात। तो पैन नहीं सुन के कहां बोला जबरदस्त, 4 साल से पढ़ा होता है IS के लिए, वो खुद फिर बोलता है, उसकी ओपिनियन खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। एक तो हो गया मेरे डियर्स, ये हमारा हॉट एरिया है जहां से नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को बहुत पुश मिल रहा है, और यही है यहां से हमारा वी हैव आवर नाइबर्स फ्रॉम दिस साइड। तो यमती शंगियत क्या असली नफर, तो दिस इज आवर पाकिस्तान क्लोज नाइबर, दैट इज अफगानिस्तान आवर क्लोज नाइबर, एंड दैट इज ईरान। तो यहां से और एक ट्रायंगल बन रहा है 3 नेशंस का। तो पहले नंबर पे ये है ड्रग्स सप्लाई करने में, सेकंड नंबर पे ये लोग हैं। तो दोनों तरफ से हिंदुस्तान को पकड़ा है ऐसे नाइबर्स ने। वी कॉल दिस एज क्रीसेंट ट्रायंगल। तो ये एक क्रीसेंट बनाता है ऐसे। तो पहले नंबर पे यहां से ड्रग्स अभी आ रहा है सारे दुनिया को, सेकंड नंबर यहां से आ रहा है। तो दोनों क्लोज है, हमारे इंडिया के क्लोज है।
So if we will protect only this area, they will pose the threats. If we protect this area, they are posing the threats. Now India has to keep the balance. Now Indian officers need to have knowledge how we will take these drug mafias around us. समझ आई मेरे डियर्स बात? तो इसीलिए हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. How we have to protect our borders, और जो इंडिया के बॉर्डर्स का टेरेन है ना, वो भी बहुत टफ है. It's not easy to be present at Aksai Chin area when the minus टेम्परेचर इज देयर. माइनस का टेम्परेचर चल रहा है, हमारे हिमालयस यहाँ पे टफ टेरेन है, बहुत मुश्किल होता है हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेक्ट करना 24/7. सो दे टेक द एडवांटेज ऑफ दैट. कभी कभार बहुत बर्फबारी होती है, बहुत अंधेरा होता है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है. समझ आए ना? या डिफरेंट वे से हमारे नाइबर्स पंपिंग करते हैं आर्म्स को, लोगों को करप्ट करते हैं. दे पंप इन FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स. हमारे नाइबर्स फेक इंडियन करेंसी नोट्स बना रहे हैं, वो पंपिंग कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री. जब आपकी फेक करेंसी कोई और नाइबर बनाता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है अपनी इकोनॉमी को फिर बैलेंस करना. वी सी राइट नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन इज टचिंग स्काइज इन इंडिया. कर रहे हैं ना, है ना, इन्फ्लेशन है ना हमारी कंट्री में. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है ना, लोग बेचारे तंग आए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी तंग आए हैं. यू स्टिल लीटर ओस दिवान रॉपियस 150 वो 700 रॉपियन पे. समझ आए ना? इस बैग उस 150 आज 400 रुपये. दैट इज इन्फ्लेशन. तो हम बोलते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट को क्यों नहीं आता इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. इट इज देयर वर्क टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री, बट दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन दिस. चाइना इज पंपिंग मनी इन माई कंट्री. चाइना वहां से फेक इंडियन करेंसी ला रहा है, और बराबर जैसे मैं बनाता हूं 500 नोट, वैसे वो भी बनाते हैं. अरे हमारे पास मशीन है, वो नहीं बना सकते, वो जो इतना एडवांस्ड नेशन है. समझ आए ना बात? तो जब एक कंट्री में कोई फेक करेंसी पंपिंग करता है, अमल लगो इंडियन फेक करेंसी, फॉर इंस्टेंस 100 करोड़ की फेक करेंसी इन्होंने बनाई. सो इट्स वेरी इजी टू पंप इन दैट थ्रू डिफरेंट एजेंट्स. एजेंट्स को देंगे, बोलेंगे हिंदुस्तान में लीजिए आप, इसको वहां पे खर्च करना, लोगों को देना, फायदा उठाना इससे. तो मेरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है मेरी कंट्री में इतनी करेंसी अभी है, इस करेंसी की प्रोजेक्शन वो देखते हैं कि इससे इतनी इन्फ्लेशन हो सकती है, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इतना हम पॉवर्टी पे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इतना पैसा मैंने इशू किया, ये खर्च करेंगे अपनी इकोनॉमी पे. सो दे हैव अ सर्टेन टारगेट, इतना मेरा फिजिकल डेफिसिट रहेगा, इतना मेरा रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा. लेकिन उनको ये पता नहीं है कि चाइना इज पंपिंग मनी इन माई कंट्री. They are not aware of this thing. तो जब चाइना पंपिंग कर रहा है, ये करेंसी कहां जाएगी? ये लोगों के पास आती है. ये वर्स नॉर्थ ईस्ट में, ये पूछेगी वेस्ट बंगाल में, ये पूछेगी बिहार में, ये वाइट कश्मीर में, डिफरेंट एजेंटों थ्रू. तो वी कॉल दैट एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. एक माफिया होता है जो डिफरेंट पर्सन से आ जाता है. जैसे हम बोलते हैं या उस मजे थोत पिक्रेशन तरह में कमा करा, ये माफिया का बंदा होगा, तुम साइज मकान वकान गड़ बैठ खाते काम नहीं किए. समझाई ना बात? तो वहीं से ये पैसे का काम कर रहा है. तो जब ये करेंसी हमारे पास आएगी, लोगों के पास, लोग क्या करेंगे इस करेंसी से? वो सेव थोड़ी रखेंगे, तुम था ना थोड़ी अलमारी मज बकवायर मज तुम लागन बेचारे खर्च करो करेंगे ना. सो दे विल डू डिमांड इन द इकोनॉमी. तो जब सारे लोग डिमांड करते हैं इकोनॉमी में, हम इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है. एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी विल गो अप, एंड व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी गोज अप, प्राइसेस स्टार्ट गोइंग अप. यू सी there was Eid day, the cake that used to be of 50 rupees वो मिला आपको 80 rupees में, क्योंकि केक्स की डिमांड थी. The bakery that used to be 1 kg of 200 rupees, that was 350 on that day, because they know demand is high. So market behaves that way. When market knows people have enough money, people are demanding, so they will start shooting prices up. तो प्राइस जितना ज्यादा पैसा होगा, इतना ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, उतना प्राइस अप हो जाता है. प्राइस का अप होना, वी विल कॉल दैट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल थिंक यार आई हैड पंप्ड ओनली दिस मच मनी, इन्फ्लेशन क्यों इतनी हो गई? देयर इज हैंड ऑफ आवर राइवल नाइबर चाइना इन इट. देयर माइट बी हैंड ऑफ पाकिस्तान in it. They are pumping currency in my country. Pakistan is not able to control inflation in their country. There might be hand of their enemy in that, who is pumping fake Pakistani currency in their economy. क्यों किया हमने demonetization 2016 में? Because our leaders knew कि some neighbor is taking advantage of it. तो उन्हें बोला कि 500 के जो नोट से बाहर से आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, इनको करेंगे नॉन लीगल टेंडर. तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे. फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें करप्शन पे रोक लगानी है. सो दीज आर द थिंग्स दैट एनिमीज डू विद द कंट्री. तो इन चीजों से आगाह होना है एक केस एस्पिरेंट को, एक आईएएस एस्पिरेंट को. तब उसको समझ आता है दुनिया कसम कून पे तो पता बिचारिस क्या क्या हो रहा है कंट्री के साथ. समझ आए ना? सो ये मेरे डियर्स, ये हमारा रेड कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री. अवर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री. और फिर रहा अपना जम्मू एंड कश्मीर.
ये भी एक हॉट एरिया है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, दैट वी हैव सीन फ्रॉम 1990s, जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है कश्मीर में, तब से हमेशा न्यूज़ में रहा है जम्मू एंड कश्मीर, डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हु आर वर्किंग, हु प्ले देयर पार्ट, दैट इज व्हाट आवर कंट्री बिलीव्स, है ना। व्हेन द टीचर टीचेस इंटरनल सिक्योरिटी हियर इन दिल्ली एनीवेयर, उसकी अपनी आइडियोलॉजी क्या होगी, दैट इज डिफरेंट, लेकिन उसको पढ़ाना बेचारे को वो है जो सिलेबस में है। सो ही इज टीचिंग दैट एज पर नीड ऑफ द सिलेबस, एज पर नीड ऑफ द एग्जाम। यू शुड नॉट ब्लेम हिम, ये ऐसे बोल रहा है, ये वैसे बोल रहा है, वो भी स्मार्ट एनफ है, स्मार्टली बोलता है, ठीक है ना। यू हैव टू एक्सेप्ट, मैं जैसे पढ़ रहा हूं इस एग्जाम में, ये बेचारा भी वही पॉइंट्स बोलेगा, समझ आई ना बात। तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। सो वी बिलीव देयर इज हैंड ऑफ लश्कर तैयबा इन इट, वी बिलीव देयर इज हैंड ऑफ जैश मोहम्मद इन इट, वी बिलीव देयर इज हैंड ऑफ Al-Qaeda in it, there is hand of Hizbul Mujahideen in it. So different terrorist organizations who are working around us in my country, there is hand of them who are sending money to all the people in Kashmir who go for violence in this state. That is what our Ministry of Home Affairs believes. That is what we believe. समझ आ रहा ना बात। तो ये भी एक हॉट जोन है, हॉट एरिया है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। वी सॉ डिफरेंट अटैक्स, रिसेंटली हमने देखा पुलवामा अटैक। सो क्लेम किया किसी पर्सन ने, मुझे यहां से सपोर्ट मिला था, ठीक है ना। सो दैट इज प्रॉब्लम फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। कितना खर्च होता है इस स्टेट में हमें मिलिट्री पे, डिफेंस पे, अपने नॉर्दर्न एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट आवर नेशन नोज, दैट आवर इकोनॉमी नोज, कितना खर्च करना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, समझ आए ना बात। तो ये भी मेरे डियर्स, ये हमारी स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। ऐसे ही मेरे डियर्स, वी हैव राइट नाउ कम्युनल वायलेंस इज गोइंग ऑन इन इंडिया। कम्युनल वायलेंस चल रहा है, उसमें डिफरेंट पर्सन का हाथ है। अभी बात कर रहा था मेरा भाई कि खालिस्तान मूवमेंट, तो वी सी द मनी इज कमिंग फ्रॉम कनाडा, द मनी इज कमिंग फ्रॉम यूएसए, द सिख ब्रदर्स हु आर देयर, दे प्ले देयर पार्ट फॉर खालिस्तान मूवमेंट। ऐसे ही कोई बंदा नहीं उठेगा हीरो बनेगा, तो इनको कौन ये पैसा दे रहा है। सो दैट इज प्रॉब्लम फॉर माई इंटरनल सिक्योरिटी। इस पे मुझे नजर रखनी है, इस पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, हमारा राज जो है, इसको नजर रखनी है कहां से क्या हो रहा है। हाउ ISI is playing its part in India, so we have to be vigilant. हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे NIA, इनको नजर रखनी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो तब हम बोलेंगे we can be a peaceful nation. And we have seen from independence 1947 कि कितने अटैक्स हुए हमारी टेरिटरी पे, समझ आई ना बात। We saw in 1961 किसने अटैक किया हमें, 1961 में हमें चाइना ने अटैक किया, चाइना अटैक। हालांकि 1954 में ही हमने क्या किया था, वी हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद चाइना, वी कॉल दैट एज पंचशील। पंचशील एग्रीमेंट पढ़ा है ना आपने, तो पंचशील एग्रीमेंट हमने साइन किया था चाइना के साथ, पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट में मेरे डियर हमने क्या कहा था चाइना को, बिकॉज वी हैड ए वेरी विजनरी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उसने कहा चाइना को कि वी आर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, हमें आज़ादी मिली है किसी after too much struggle from the Britishers. Now let us focus on our own economies. I will focus on my India, you will focus on your China. So being good cordial neighbors, I will never interfere in your internal matters, nor you will interfere in my internal matters. जैसे आप बोलते हैं अपने किसी हमसाये को, आज के बाद मैं कभी आपकी फैमिली की बात नहीं करूंगा कहीं पे, प्लीज आप भी नहीं करना, आप भी अपना काम करें जैसे आपको करना है, मैं भी करूंगा, ठीक रहेंगे ऐसे। वो बोलता चलो ठीक है ना। तो ऐसे ही पंचशील एग्रीमेंट में हमने किया था, नेहरू टोल्ड हिम आई विल नेवर इंटरफेयर। आप कैसे चलाओगे अपनी इकोनॉमी को, क्या इश्यूज होंगे वो ऑफ क्या है, मेरे हिंदुस्तान को मैं कैसे चलाऊंगा वो मेरे इश्यूज है, ठीक है ना। नेवर एवर इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर एंड आई विल रेस्पेक्ट योर इंटीग्रिटी, आई विल रेस्पेक्ट योर सॉवरेनिटी। यू आर नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, यू हैव योर ओन सुप्रीम पावर सॉवरेनिटी, मैं इसका रेस्पेक्ट दूंगा। यू टू हैव टू रेस्पेक्ट माय सॉवरेनिटी, यू विल नेवर गो फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन इन माय कंट्री। तो ये एग्रीमेंट हमने साइन किया था। तो पीटी नेहरू हैड सेटिस्फैक्शन इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड कि चाइना विल नॉट अटैक मी, बट व्हाट डिड दे डिड इन 1961 दे अटैक्ड, एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही। एंड वी हैड टू फेस, नेहरूज गवर्नमेंट हैड टू फेस टू मच हीट एट दैट टाइम। लोग बहुत वायलेंट हुए क्योंकि चाइना ने बहुत सारा टेरिटरी हिंदुस्तान का खाया उस अटैक में। तो हम तैयार ही नहीं थे, हमारा डिफेंस जीरो पे था, क्योंकि नेहरू को लग रहा था पीसफुल नेशन है, ये अटैक नहीं करेगा, लेट मी फोकस ऑन पुअर पीपल, लेट मी फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। वी डिडंट न्यू इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। जब अटैक किया, जब बहुत सारी टेरिटरी चली गई अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख एरिया में, तब हमें पता चला यार मिलिट्री डिफेंस तो बहुत जरूरी है। वी कैन नेवर रिलाई ऑन अवर नेबर, ये कभी कुछ नहीं करेगा, जब मौका आएगा ये डसेगा,
समझ आई ना बात। तो हमने फोकस फिर किया डिफेंस पे, एंड डिफेंस पे खर्च करना ये भी ज़रूरी है एक नेशन के लिए। कभी कभार हम सोचते हैं यार बहुत खर्च करते हैं डिफेंस पे, कांट वी स्पेंड इट ऑन पीस, ऑन पुअर्टी एंड अदर थिंग्स, लेकिन दिस स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कंट्री विल बी अटैक्ड बाई अदर्स लाइक एनीथिंग। तो इसका आंसर देता है APJ अब्दुल कलाम, जो थे हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ही वॉज वंस अपॉन ए टाइम आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय अ जर्नलिस्ट, सर यू आर द मोस्ट पीसफुल पर्सन, you have been the president, people's president, missile man of the country, why did you made these missiles, they can destroy any nation anytime, आपको कैसे ये ठीक लगा कि मैं मिसाइल्स बनाऊं? उसने कहा कि मैं ये इसलिए नहीं बना रहा हूं कि हमें किसी नेशन को खत्म करना है, I made this because strength respect strength, when you are powerful, powerful nation will give you respect, if you are not powerful they will eat you। तो आपको स्ट्रांग खुद को करना है जरूरी। मैं स्ट्रांग कर रहा हूं अपने नेशन को, बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है हमें अटैक करना है चाइना को, हमें अटैक करना है पाकिस्तान को। मानस वी आर स्ट्रांग, अदर्स विल गिव यू रेस्पेक्ट। मानस यू आर स्ट्रांग, आपको कोई भी जानवर रेस्पेक्ट देगा। व्हेन ही नोज ये बेचारा लीन बहुत है, उसको भी दिमाग में आता है आई कैन अटैक हिम, ये आता है, ठीक है ना। 22 जना निब्र कहीं कोई हूं ना, वो उसको अटैक करता है, उसको पता है छोटा है कुछ नहीं करेगा। बड़े इंसान को पता है लात मारेगा, वापस वो भाग जाता है। सेम हैपन्स टू द कंट्रीज। तो आई वॉज डिस्कसिंग 1961 में हमें अटैक किया चाइना ने, वो दैट शोस एक्सटर्नल एग्रेशन। आवर डिफेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एट टाइम। फिर हमने बहुत फोकस किया अपने बजट में, बहुत खर्च किया हमने डिफेंस पे। 1965 अभी 3 साल हुए थे तो पाकिस्तान ने अटैक किया। शी न्यू कि हिंदुस्तान अभी चाइना का ही मरहम कर रहा है, तो उसने भी अटैक दागा। एंड दैट वे आवर थर्ड 5 ईयर प्लान जो था इकोनॉमी का, वो फेल हो गया, बिकॉज वी हैड टू फोकस ऑन मिलिट्री एंड डिफेंस एट दैट टाइम। ऐसे ही 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ वार हुआ, जब ईस्टर्न पाकिस्तान राइट नो दैट इज हमार बांग्लादेश आजाद हुआ। सो एट दैट टाइम वी हैव टू फेस वॉर्स। सो देयर हैज बीन दीज एपिसोड्स ऑफ वॉर सिंस इंडिपेंडेंस। कभी पीस नहीं रहा है कंट्री में, एंड देयर हैज ऑलवेज बीन हैंड ऑफ आवर नाइबर्स इन दैट। सेम इज केस विद देम, दे ब्लेम आवर कंट्री फॉर दैट। तो एक नेशन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है इसको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। वी सा इन 1980s खालिस्तानी मूवमेंट, जब मैम इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई 1984 में, खालिस्तान मूवमेंट पीक पे था। वी सा इन 1990s मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, वो भी अभी भी चल रही है, उसका अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है हाथ में। बिकॉज वी बिलीव दैट कि जब उन्होंने डायरेक्ट अटैक्स किए इंडियन टेरिटरी पे 1965 में, 1971 में पाकिस्तान ने, दे न्यू कि ये एक स्ट्रांग नेशन है, इनके पास भी स्ट्रांग मिलिट्री है। फिर उन्होंने किया कि अब हम करेंगे गुरेला वॉर्स। We will not fight directly, we will fight indirectly. We will create such organizations who will do terror attacks in this country. इनका पीस डिरेल करेंगे, है ना। एक हो गया सीधे थप्पड़ मारना, दूसरा अगर दूर से इसको मैं घुमाऊंगा, वो सबसे मुश्किल होता है, उसको ट्राई करना, है ना। कोई सीधे आएगा लड़ाई करने, वो भी मारेगा, आप भी मारोगे, तो ठीक है, कोई नतीजा निकलेगा। कोई दूर से कर रहा है, इनडायरेक्टली अटैक कर रहा है तेरी कंट्री को, आपको पता नहीं है कौन कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। तो वी हैव टू बी विजिलेंट एनफ, हमें उसके लिए तैयार करना है अपने नेशन को। वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस हमें तैयार करने हैं। क्या रोल है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, क्या रोल है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव NIA भी आ रहा है, बोल रहे हैं इनका ऑफिस बंद किया, जमात इस्लामी के तमाम स्कूल ने बंद किए। तो उनको ये इनपुट्स आ रहे हैं कि कहां पे ब्रीड हो रहे हैं मिलिटेंट्स, तो वही स्टेप्स वो उठा रहा है। समझ आ रहे हैं ना बात। सो दिस ऑल इज टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऐसे मेरे डियर्स, वी हैव ये जो कम्युनल क्लैशेस हमारी कंट्री में हो रहे हैं, वी सी cow vigilantism going on in our country, we see mob lynching is going on in our country. There is hand of somebody else who is provoking these people to do such things, है ना। किसी न किसी बंदे का इसमें हाथ है। Even inside my own country, कंट्री के खिलाफ हम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, पैसे वाले लोग इनको यूज कर रहे हैं। वो खुद नहीं, उसको ये नहीं पता है कि मैं क्यों इसको मार रहा हूं। There is a mob of 30 people, they kill some innocent person, तो उसके पीछे किसी का हाथ है, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जानना है। वो नहीं जानेंगे, जो डिफरेंट दूसरी कम्युनिटी है वो बेचारी बहुत मायूस रहेगी। They will not feel satisfied in my country, and we are a nation that is a secular nation. We believe every religion will be given equal treatment under our constitution. तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी है सिख्स की तो वो मारेंगे बाकी लोगों को, ऐसा नहीं है मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, they will kill others. No, our nation will give respect to everyone. We have Article 14 in our constitution, right to equality for everyone, equal protection of the laws, है ना। तो वो चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा नेशन है। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी, देयर इज टू मच पॉपुलेशन, वी हैव टू मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री। इनको इंटीग्रेटेड तब रखेंगे जब कम्युनल हार्मनी होगी, जब कम्युनल क्लैशेस होंगे, कम्युनल वायलेंस होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है नेशन डिसइंटीग्रेट हो जाता है।
After Second World War, it has been seen. After Second World War, 39 states disintegrate हो गई. कितनी? 39 states. उसमें खाली 5 states disintegrate हो गई by external aggression. खाली 5. 34 states got disintegrated because of internal chaos. उनके अंदर chaos था, मुझे आपके साथ नहीं रहना, you will not give us respect. तो this internal security is far dangerous than external security. तेरी फैमिली को तेरा नाइबर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, अपना भाई आपको कुछ ऐसा बोलेगा तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है फैमिली, अपनी बहन कुछ ऐसा बोलती है दूसरे का उसमें हाथ ही नहीं होता है. तो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है एज कंपेयर प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम बांग्लादेश. तो विद इन नेशन जो हिंदूज, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, इनको हार्मोनी में रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे ऑफिसर्स के लिए. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी. तभी हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ये चीजें जानना बहुत जरूरी है. इवन इफ इसका वेटेज बहुत कम है, आपके सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन टू नो अबाउट दीज थिंग्स इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट विल मेक यू स्मार्ट. समझ आई ना बात? तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मेरे डियर्स वी हैव सीन, यूपीएससी एग्जाम की मैं बात करूंगा, ऑन एवरेज 4 या 3 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी. 4 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस. जब 4 आते हैं उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, 15 हो गया 30, और 2 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के. यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट 50 मार्क्स इन योर मेंस फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी. और जिस साल खाली 3 आते हैं उसमें आते हैं 2 15 के, 1 आता है 10 मार्क्स का, तो 40. सो ऑन एवरेज यू विल रिमेंबर दैट मेरे जीएस में, मेरे मेंस एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी से 40 से 50 मार्क्स आते हैं. सो 40 to 50 मार्क्स इट मीन्स टू मच इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो दैट कैन मेक यू एन ऑफिसर एंड दैट कैन ब्रेक यू एज एन ऑफिसर. समझाइए ना 40 मार्क्स के वायरा, क्योंकि इस 40 में से जिसके 20-25 मार्क्स आएंगे दैट मीन्स उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू द एस्पिरेंट जिस बेचारे ने इंटरनल सिक्योरिटी को इग्नोर किया था. उसको पता नहीं था कैसा है नक्सलिज्म, क्या है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, क्या है, क्या आंसर्स में इसको लिखूंगा. ठीक है ना? तो आई बिलीव अगर आप सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह पढ़ोगे इंटरनल सिक्योरिटी के, आई विल डिस्कस होल सिलेबस विद यू, ऑल द यूनिट्स, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू विल राइट ऑन योर ओन. वहां पे सीधे आएगा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन, व्हाट हैव बीन द लूप होल स्टिल येट, जिसका फायदा उठाते हैं हमारे नाइबर्स. तो आपने सारा पढ़ा होगा, यू कैन राइट द आंसर. समझ आई ना बात? तो टीचर से पढ़ना है, एक बार बैठ गया दिमाग में स्टूडेंट के कि ये रीजन से ये से हुआ है, खुद ब खुद फिर वो आंसर लिखता है. लेकिन पहले स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए. समझ आई ना बात? फॉर योर प्रीलिम्स इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. प्री का कोई एमसीक्यू नहीं आता है, इंटरनल में भी कभी कभार एक आ सकता है, लेकिन एज फार एज आई नो देयर हैज नॉट बीन एनी एमसीक्यू फ्रॉम प्रीलिम्स. लेकिन मेंस में 40 से 50 मार्क्स डेफिनेटली आते हैं. और अभी जो इंपॉर्टेंट हॉट, और एक बात बोलूंगा मैं यहाँ पे, हॉट एरिया है फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री मेरे डियर्स, दैट इज साइबर थ्रेट्स. ये एक बिगेस्ट थ्रेट है राइट नाउ टू द वर्ल्ड. अब खाली वो नहीं है, ये बात भी आप याद रखोगे, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं. यूपीएससी 2019, 2018, 2020 3 साल कंटिन्यूअसली साइबर क्राइम्स पे क्वेश्चन बने यूपीएससी एग्जाम में. समझ आई ना बात? तो अभी तक क्या था मेरे डियर्स, अगर आप में से कोई 1 साल से पढ़ रहा है, he must be reading history, he must be reading geography, he must be reading economy, he must be reading polity. बड़े वास्ट है. सारी लक्ष्मीकांत पढ़ के इंसान को एक क्वेश्चन भी नहीं आता है यूपीएससी का, वहां कुछ और आता है. लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी पे तैयारी करेगा, उसको इट विल टेक हिम जस्ट 3 आवर्स, और पता है 90% चांस है इस पे क्वेश्चन आएगा. 10 बार भी पढ़ो लक्ष्मीकांत, यू डोंट नो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या मैं लिख पाऊं या ना लिख पाऊं. और बड़ी है लक्ष्मीकांत, इसको अगर आप एक दिन में पढ़ोगे ना, साइबर थ्रेट्स क्या है हमारी कंट्री को, साइबर क्राइम क्या है, कैसे अभी स्पूफिंग, फिशिंग, विशिंग, वेलिंग, ये टर्म्स क्या है, स्नो डाउन रेवोल्यूशंस, ये चीजें क्या है, हाउ साइबर क्राइम्स आर राइट नाउ हैपनिंग, हाउ इट्स पुटिंग थ्रेट्स टू द इंटरनल सिक्योरिटीज ऑफ द नेशंस. 3 घंटे अगर आप ये पढ़ोगे आपको क्वेश्चन आएगा. 15 मार्क्स में से आपको 7 मार्क्स मिलेंगे. सो दैट शोज स्मार्ट स्टूडेंट्स क्वालिफाई एग्जाम, है ना? वो स्मार्टनेस तब आती है जब आप किसी गाइड के अंडर काम करते हैं. जब गाइड के अंडर काम नहीं करता है तो एंशिएंट हिस्ट्री पर दूर रहता है, और जब क्वेश्चन आएगा आपको नहीं आएगा आंसर देना. समझ आए ना? सो यू हैव टू बी, यू विल सी जो क्वालिफाई करते हैं ज्यादा नॉलेज नहीं होते, बट दे क्वालिफाई. And there will be somebody who has too much knowledge, but unfortunately is not qualified. That is example in front of us. बहुत सारे teachers ऐसे हैं जिनके पास जबरदस्त knowledge है. Case officers don't dare to talk to them,
बट उन्होंने क्वालिफाई किया बिकॉज दे हैव बीन स्मार्ट इन देयर स्ट्रेटजी। तो आपको स्मार्ट बनना है, अपने टीचर से हेल्प लेना है, सर मुझे पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन बनेगा, माई एफर्ट शुड नॉट गो वेस्ट, आई शुड नॉट रीड ओनली बुक्स, कल मुझे आंसर ना आए, मुझे वो चीज पढ़ना है, हिटिंग द बुल इन आई, वो चीज जो आएगा एग्जाम में। तो ये 3 साल से कंटिन्यूअसली आया है, दैट मींस देयर इज टू मच प्रोबेबिलिटी टू बी इन द एग्जाम अगेन। तो साइबर थ्रेट्स जो है ना मेरे डियर्स, राइट नाउ वी से इन ट्रेडिशनल ओल्ड टाइम्स वॉर्स वर फॉट ऑन लैंड, है ना, पहले लैंड पे वॉर्स हम कर रहे थे, फिर एक टाइम आया जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, वॉर्स वर स्टार्टेड फॉट फ्रॉम वाटर, seas, oceans, they were used as a medium to go for wars with other countries. Then we saw third, पहले लैंड पे वॉर्स हुए, फिर वाटर पे वॉर्स हुए मेरे डियर्स, फिर हमने एयर का यूज किया, हमने एरोप्लेन्स बनाए, हमने बोला अपनी कंट्री में बैठ के घुसाएंगे एरोप्लेन, उनके कंट्री में बम्स डालेंगे, खत्म करेंगे उस इकॉनमी को। द वे वी सा इन जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, फ्रॉम यूएसए वी मेड द अटैक्स, ठीक है ना। सो दैट टू वाज अ टाइम। अब करंटली द एनालिस्ट से दैट फ्यूचर वॉर्स विल बी साइबर वॉर्स, जो फ्यूचर वॉर्स होंगे वो साइबर वॉर्स होंगे। कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन हैक कर रहा है हमारे सिस्टम को। ही विल बी अ पर्सन सिटिंग इन कनाडा, ही विल बी अ पर्सन सिटिंग इन मैक्सिको, एंड वो नचाएगा हमारे सारे नेशन को। उसने कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट हमारी हैक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट हैक की, दरहम बरहम हो जाएगा सारा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम दरहम हुआ, यहां से ईद आ रही है, लोग क्या मानेंगे, है ना। कश्मीरियों ने अरफे के दिन 73 करोड़ की ट्रांजेक्शन की ऑनलाइन, 73 करोड़ अरफे के दिन। अब अगर उसी दिन इनकी ये साइट हैक हो जाती, उसे थी ट्रांजेक्शन, आप खुद देखो लेक कसा वसान सिस्टम, समझ आ रहे ना बात। दैट शोज हाउ मच फ्रेगाइल ऑनलाइन सिस्टम इज। अगर बैंकिंग उसी टाइम बैठ गई, समझे ना, देवे पीएससी का फॉर्म भरना है, 1 घंटे साइट को लोड होता है, स्टूडेंट कितना गालियां देते हैं, समझ आई ना बात। सो दिस इज वेरी फ्रेगाइल। तो एनी नेशन कैन अटैक अस फ्रॉम एनीवेयर, any hacker can do too much damage to my internal security that no other missile, that no other bomb, no other grenade can do, समझे ना बात। और ये साइबर क्राइम्स के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है हमारे एनिमीज को, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। लैपटॉप पे बैठ के वो घुमा रहा है दूसरे मुल्क को, समझे। यहाँ का वानाक्राई वायरस इन 2017 बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स उसने बिठाई, स्टॉप किया उनको। रैंसमवेयर वायरस, तो पैसे मांगते, मजबूर हो जाता है इंसान, मेरा सारा इंपॉर्टेंट, मेरी सारी रिसर्च मेरे लैपटॉप में किसी ने हैक की, वो बोलता मुझे पैसे चाहिए तब वापस मिलेगा, नहीं दोगे मैं डिलीट करूंगा इस सबको, ठीक है ना। तो ये साइबर थ्रेट्स के लिए हमें तैयार होना है। वी नीड साइबर प्रोफेशनल्स इन अवर कंट्री, वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। वी मेड साइबर नेशनल साइबर पॉलिसी इन 2013, उसकी रिकमेंडेशन, वो सब जब आप पढ़ोगे आपको खुद आएगा आंसर लिखना, यार साइबर पॉलिसी में ये सब कुछ लिखा गया है। फिशिंग क्या है, विशिंग क्या है, वेलिंग क्या है, स्पैम क्या है, रैंसमवेयर क्या होता है ना। तो ऑल दोस टर्म्स, क्या होता है साइबर क्राइम, क्या होते हैं साइबर थ्रेट्स, ऑनलाइन क्या क्या अभी कर सकता है एक नेशन हमारे नेशन को। सो दिस साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी। समझ आई ना बात मेरे डियर्स। आई होप यू गॉट ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ऐसे ही वी कॉल इट एज हिंटरलैंड टेररिज्म, हिंटरलैंड टेररिज्म। तो हिंटरलैंड टेररिज्म मेरी जो इंटरनल टेरिटरी है, इस पे जो टेररिज्म अभी चल रहा है, इसमें किन लोगों का हाथ है। वट एवर chaos, whatever conflicts are going inside my country, in Punjab, in UP, in West Bengal, in Kashmir, इसके पीछे किसकी बैकिंग है, ठीक है ना। सो द वे वी हैड SIMI, SIMI, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, है ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक movement of India, we call it as SIMI. So it was formed in 1970s. जो हमारी आज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, it was earlier called Anglo Oriental College, founded by सर सईद अहमद खान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहे कि वहीं से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। दे बिलीव्ड इन फंडामेंटलिस्टिक इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो दे सेड कि जो ये लिबरल आइडियाज है, जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है, वो विल नॉट एक्सेप्ट इट। जैसे हम बोलते हैं कि देवबंद स्कूल बिलीव्स इन दैट, वी नीड शरिया, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारा कियोस क्रिएट किया, व्हाट वी बिलीव, है ना। तो फिर हमने इसको बैन भी किया। सो ये सेमी स्टूडेंट्स मूवमेंट है, इन स्टूडेंट्स को पैसा कहां से आया,
ये खुद क्रिएट नहीं हुई. There would have been hand of someone who created this student Islamic movement of India. We believe, our nation believes that Inter-Services Intelligence ISI of Pakistan, it created SAMI in India so that ISI cannot be blamed. Other nations will believe that SAMI, it is within India, there is no hand of ISI in it. But we believe, our intelligence bureau believes, our NIA believes, our RAB believes that there was hand of ISI in it. वो फंडिंग दे रहे थे, वो उनको गाइड कर रहे थे, मॉरल सपोर्ट दे रहे थे, ऐसे ऐसे आप करो इनकी कंट्री में. समझे ना बात? तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना है. हाउ अलकायदा इज वर्किंग इन आवर कंट्री, हाउ जैश मोहम्मद इज वर्किंग इन आवर कंट्री, हाउ लश्कर तैयबा इज यूजिंग इट्स टैक्टिक्स इन आवर कंट्री, हाउ ISI, वी बिलीव कि the modus operandi, the main motive of ISI is to bleed India with 1000 cuts. इस पे सीधे ऐसे आ सकता है, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. To bleed India with 1000 cuts. तो our Ministry of Home Affairs believes that ये इनका मेन मोटिव है ISI का, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, कि हिंदुस्तान को 1000 कट से ब्लीड करना है, खुद ब खुद बैठेगा. समझाई ना बात? तो आपने अगर कभी कभार लड़ाई देखी होगी बिटवीन ए स्नेक एंड ए टॉटर, यह नूल वन कशिर पट, तो वो क्या करता है, स्नेक कामयाब नहीं होता है, वहां जीतता है टॉटर, क्योंकि वो उसको बहुत जगह पे कट करता है. स्नेक को उसके दांत बहुत तेज होते हैं, 50,000 कट्स दिवान सरसी बॉडी, स्नेक बेचारा बेबस हो जाता है ना. वही we believe is policy of ISI. They will not attack India directly. That way, world will go against them. But they will use different tactics in whole India to destabilize its economy, to destabilize its peace and tranquility, to destabilize its internal integrity and sovereignty. तो वो उनका मेन मोटिव है. इसको कैसे हम टैकल करें, इस पर हमें तैयार रहना है एज ए नेशन. समझाए ना बात? एक नेशन को आज़ाद होना बहुत ईजी होता है, लेकिन आज़ादी के बाद खुद को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. Qualifying NEET exam is easy. Then doing just being an MBBS student, that's much difficult. Qualifying KS exam would be easy. Being a KS officer and managing every chaos, वो ज़्यादा मुश्किल होता है. गोडनत बात साइंस क्वालिफाई हो तो सर रिच हुआ, ठीक है ना. फिर अंदर जब देखते हैं, अंदर बहुत मुश्किल है. सैम वाज टोल्ड, जब आप पढ़ोगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, NCERT बुक है 12th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट. 11th की है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 12th की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. सो यू विल स्टडी अ यूनिट इन दैट. Nehru was told by other nations it is very much difficult for you to keep such a big country integrated. इसमें इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, आधे मलयालम, तेलंगाना, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इतना बड़ा नेशन, वी डोंट थिंक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी. सो इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज टू नेहरू एंड अदर लीडर्स एट दैट टाइम. लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की इसको मेंटेन करने की. जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, इट्स वेरी बिग, देयर हैज बीन अ ग्रेट विजन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन. अभी धीरे धीरे थोड़ा इरोड होता जाता है, लेकिन जब बनाने वाले थे, दे हैव बीन विजनरी पर्सन्स, तभी हम इंटीग्रेटेड रहे. अदरवाइज इतने बड़े नेशन का इंटीग्रेटेड रहना बहुत मुश्किल है. समझाई ना बात? तो इसको इंटीग्रेटेड रखना, वी नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हाउ आवर नाइबर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू ब्रेक आवर इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है ना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी फॉर योर KS एंड IAS प्रिपरेशन. है थोड़ा स्मॉल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आई बिलीव एवरी KS एंड IAS एस्पिरेंट मस्ट नो अबाउट इट. और डेफिनेटली जो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स इसके पढ़ेगा, सीधे इन्हीं से क्वेश्चन आता है. सीधे नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आएगा, सीधे नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आता है, सीधे साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, सीधे कभी कभार कश्मीर मिलिटेंसी पे क्वेश्चन आएगा. तो पता है इंसान को, मैंने साइबर सिक्योरिटी के 4-5 यूनिट्स पढ़े, क्वेश्चन इनसे आना ही आना है UPSC मेंस में. और इग्नोरेंट स्टूडेंट पढ़ता रहेगा इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, वो बहुत वास्ट है. ठीक है ना. यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस होता है ना, इसको दूर से अटैक करना चाहिए. इंडियन सोसाइटी है, वुमेन्स राइट्स है, हंगर है, सोशल इश्यूज है, पकड़ो इनको, देखो क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है हमारे करंट अफेयर्स में. यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा. वुमेन एम्पावरमेंट, ये बड़े इश्यूज है. समझ चाहिए वहां का. तो इंसान को बहुत स्मार्टली जाना होता है. वंस यू विल गो थ्रू योर सिलेबस एंड अदर टीचर्स, वन दे विल डिस्कस दैट. वी स्टिल हैव 10 मिनट्स. समझ आई आपको? मैंने थोड़ा सारा फ्रेम दिया आपको इंटरनल सिक्योरिटी का. समझ आया ना क्या क्या पढ़ना है इसमें. तो नक्सलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये नक्सलिज्म पे मैं थोड़ा बात करूंगा अभी दिस 5-7 मिनट्स में. नक्सलिज्म जो है ना मेरे डियर्स,
When did it start in our country? कब से स्टार्ट हुआ नक्सलिज्म हमारे कंट्री में? From 1967. कब से? 1967. इसको क्यों बोलते हैं नक्सलिज्म? Why we call it as नक्सलिज्म? वो कहाँ है शाबाश? नक्सलबारी विलेज छत्तीसगढ़ में। तो मेरे डियर्स, जो नक्सलिज्म है ना, इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ ए विलेज. द विलेज नेम इज नक्सलबारी विलेज. नक्सलबारी, NAXALBARI, नक्सलबारी विलेज. दिस विलेज वॉज इन वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम. ये वेस्ट बंगाल का विलेज है, वेस्ट बंगाल. तो वहीं से मेरे डियर्स नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ. कैसे हुआ? एक गरीब लड़का था, उस बेचारे के पास अपना जमीन नहीं था. दे वर वर्किंग एज टीनेट्स ऑन दैट, है ना. जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उन्होंने बहुत लैंड हड़प किया है हमारी कंट्री में. वी सॉ दैट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स. हालांकि फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, लेकिन ऐसे किए कि वो इंप्लीमेंट नहीं हुए. अभी भी बड़े लैंडलॉर्ड्स हमारी कंट्री में है. तो वो बेचारा किसी के लैंड पे काम कर रहा था इन नक्सलबारी विलेज. देयर कैम ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर फ्रॉम अपर क्लास, जिनका वो सारा लैंड था. उन्होंने उसको बोला, आप ये लैंड क्यों कल्टीवेट कर रहे हैं? हमारा लैंड है, तेरे बाप का लैंड नहीं है. दिस इज आवर लैंड. तो वहां पे जो बाकी लोग थे वो देख रहे थे. उन्होंने बोला, हम भी इसी नेशन के, हम भी यहाँ पे काम करें. हाउ कैन दीज पीपल कम एंड डोंट लेट अस वर्क ऑन दिस फील्ड्स. तो उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट की. The agitation was started by these landless laborers against those who had grabbed their land. So this is a fight between those who have grabbed the land and between those who don't have any land. उसी को हम बोलते हैं नक्सलाइट्स, है ना. नक्सलाइट्स वो लोग हैं जिनका अपना कुछ नहीं है. वो बोलते हैं इनसे लो, गरीबों को दो. They have a very, I can't say good cause, but thinking level is good. जैसे रॉबिन हुड का आपने पढ़ा होगा. रॉबिन हुड वाज लूटिंग रिच पीपल एंड गिविंग टू पुअर पीपल. दैट वाज हिज फिलॉसफी. उसका जंगल रूल था. ही नेवर बिलीव्ड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ मेकिंग. उसने बोला, मेरा धर्म यही है, दिस इज माय रिलीजन. जो रिच लोगों ने खाया है गरीबों से, इनको लूटो. मुझे अल्लाह ने पावर दिया है, आई विल गिव दैट टू पुअर पीपल. आई बिलीव दिस इज गुड. ही बिलीव्ड दैट इज गुड. तो वो वैसे ही मेरे डियर्स, नक्सलाइट्स जो है, दे बिलीव द लैंड दैट हैज बीन ग्रैब्ड बाय रिच पर्सन्स, बाय कैपिटलिस्ट्स, बाय हैव्स, we will grab that land back from them and we will give it to the poor people of the country. ठीक है ना. तो ऐसे मेरे डियर से नक्सलबारी विलेज से स्टार्ट हुआ. वहीं पे एक क्राइसिस स्टार्ट हुई और A.C. मजूमदार was the person जो इनको गाइड कर रहा था. सानियाल, कानियाल एंड मजूमदार. मजूमदार का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. A.C. मजूमदार. तो ही वॉज लीडिंग दीज पीपल. वो इनको गाइड कर रहा था कि ऐसे हमें इनके खिलाफ फाइट करना है. ठीक है ना. धीरे 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 जब ये मूवमेंट बढ़ती गई, जो हमारे नाइबर्स है, दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट. और ये मजूमदार कोई आम बंदा नहीं था. ही वॉज ए वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन. ये लीडर था तब. ही वॉज एजुकेटेड पर्सन. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड टू मच बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, इसलिए बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था उससे. द वे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन चाइना, द वे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन सोवियत एशिया. एंड कम्युनिज्म का बानी कौन है? कार्ल मार्क्स इज नोन एज फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म. जो जिसकी राइटिंग से सब कुछ पता चलता है, कार्ल मार्क्स. तो ये बंदा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था विद द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स ऑलवेज, मेरे डियर्स, ही बिलीव्ड दैट कैपिटलिज्म इज लाइक ए वैम्पायर दैट सक्स द ब्लड ऑफ पुअर पीपल. दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स बिलीव्ड. वो कहते हैं ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये खाली गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, बाकी कुछ नहीं है. सो आई बिलीव इन there should be control of community over the resources. These resources belong to everyone. There should not be small chunk of population who would have control over 90% resources and 10% population have, and 90% population have control over just 10%. That is what's happening right now in the countries. In our own country, in our own India, 5-6 families है जिनके पास 70% रिसोर्स है अभी हमारी कंट्री का. रेस्ट होल इंडिया के पास खाली 40% कंट्रोल है. समझ आई मेरे डियर्स बात. तो कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस हुआ था मजूमदार. कार्ल मार्क्स से माओ संग, हम इसको क्यों बोलते हैं माओइस्ट्स. माओ संग फाउंडर ऑफ चाइना है. तो ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी. उसने वो आइडियाज इंप्लीमेंट किए चाइना में. तो वहां से इन्फ्लुएंस हुआ मजूमदार. उसने बोला, मैं भी अपने हिंदुस्तान में यही करूंगा. आई विल ग्रेव द लैंड फ्रॉम दिस रिच पीपल हु हैव ग्रेव्ड द लैंड ऑफ अदर पोर इंडियंस एंड वी विल गिव इट बैक टू लैंडलेस लेबरर्स.
तो इनकी जो आइडियोलॉजी है ये मिलती है कार्ल मार्क्स की राइटिंग के साथ, ये मिलती है चाइनीज फाउंडर के साथ। तो अब इन नक्सलाइट्स को सपोर्ट मिला चाइना से, इनको सपोर्ट मिला बांग्लादेश से, इनको सपोर्ट मिला म्यांमार से, समझे ना। एंड नक्सलाइट सेड कि होल इंडिया को हम भी मिनरल्स सप्लाई कर रहे हैं, सारा मिनरल निकल रहा है छत्तीसगढ़ से, सारा मिनरल निकल रहा है झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, नॉर्दर्न आंध्रा से, और सबसे पोर स्टेट्स बेचारे यही है। इज दिस द वे द नेशन रूल्स? दे बिलीव, दे से दिस इज देयर क्वेश्चन। अगर सारा मिनरल हमसे यहां से निकल रहा है, लेकिन रिच लोग हैं महाराष्ट्र के, रिच लोग हैं गुजरात के, रिच लोग हैं दिल्ली के, हमारे से नाइंसाफी क्यों? It is because of their socio-economic condition, because of their poverty, they are challenging us. वो हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे फैल गई, इसने बहुत सारी स्टेट्स को इन्वॉल्व किया, और इसके पीछे देयर इज हैंड ऑफ अदर आवर राइवल नाइबर्स, दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। समझ आई ना बात? तो इस पे फिर बहुत सारे स्टेप्स हमारी कंट्री ने अभी तक उठाए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये जो रेड कॉरिडोर है ये फैल रहा है। There was no involvement of Maharashtra earlier, लेकिन अभी महाराष्ट्र तक ये पहुंच गया है। There was no involvement of too much आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना आंध्रा, उसको हम बोलते हैं दंडकर्णीय रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, वो सबसे हॉट एरिया है नक्सलाइट्स का। तो ग्रैंड हॉर्न्स जो हमने फोर्सेस बनाए हैं, दैट्स ओनली टू टेकल नक्सलाइट मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, ग्रे हॉर्न्स। तो ऐसे हमने मेरे डियर्स छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर फोर्स बनाया। तो दीज आर द steps that we are taking to control Naxalite movement। तो इतना थ्रेट ये पोज कर रहा है अभी हमारी नेशन को, स्पेसिफिक फोर्सेस हम इनके लिए बना रहे हैं। तो इस पे इंटेलिजेंस का बहुत हाथ है कि कैसे हम इनको टैकल करें। तो जो ये है ना ब्लैक पैंथर फोर्स, तो ब्लैक पैंथर फोर्स में हमने क्या कहा, फ्रॉम हायर इंटेलिजेंस एजेंसीज हमें इनपुट्स मिले कि ये फोर्स हम बनाएंगे, नक्सलाइट्स के ही लोग हम लेंगे इस फोर्स में, क्योंकि दे नो हाउ टू डील विद नक्सलाइट्स। दे वे वी से कश्मीर मिलिटेंसी को कर्व कर रहे हैं, कश्मीरियों को पुलिस में लाओ। दे नो हाउ टू टेकल स्टोन पेल्टर, दे नो एवरीथिंग, कहां किस गली से आता है ये, ठीक है ना। ये टैक्टिक्स होती है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इस ब्लैक पैंथर फोर्स में नक्सलाइट्स, उन्हीं के बच्चे जो यंग एडोलसेंट्स थे, उनको हम बोला चलो आजा पुलिस में, उनको वर्दी दी, उनको वेपन्स दिए, उनको पैसा दिया उनके घर वालों को, बिकॉज वो वही है जो ये है ना। दारोवा केमी पोना पन्नी पन, ये पन पोन जैसा मुझे पता आसान, इसको कैसे टैकल करना है, समझ आए ना। तो हमने इस फोर्स में इन्हीं की वुमेन्स, लड़कियों को हमने इस फोर्स में लाया कि दे नो इन वुमेन्स को कैसे डील करना है, हाउ दे आर यूज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू नक्सलाइट्स। सो दो स्टेप्स वी आर टेकिंग जस्ट टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। समझ आए ना बात? ये सारा ओवरव्यू मैंने दिया आपको इंटरनल सिक्योरिटी का, सारा ओवरव्यू डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। Once you will join the batch here, I will be given the chance to teach you internal security. I will do all units इंशाल्लाह, सारा कुछ लिखाएंगे, ठीक है ना। I hope you understood it, समझ आए ना। Any question from your side? हाँ, वो मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। हालांकि ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई बहुत बड़ी बुक पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन तो 3 या 4 आने हैं, उसके लिए मैं क्यों अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी जाया करूं। बुक पढ़ने में टाइम लगता है, 4 क्वेश्चन अगर हो रहा है, दैट मींस टीचर विल गिव मी 15 to 20 लेक्चर्स, दैट्स एनफ फॉर दैट। अदर देन दैट थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन, मैं बोलूंगा कुछ नोट्स है, फॉर इंस्टेंस शून्य IAS के नोट्स है या प्रहार के नोट्स है, ओनली नेक्स्ट IAS, ओनली IAS, तो उनके कुछ नोट्स इंसान उनसे हेल्प ले सकता है। आई फ्रॉम माई पार्ट, मैंने बुक पढ़ी है इसके लिए, तो मैं नोट्स लिखाता हूं अपने इधर ही। वी हैव अवर ओल्ड बैच ऑफ IAS, यू कैन टॉक टू देम, मैंने सारे उनको नोट्स लिखाए हैं, और उनको लगा कि हमें कोई बुक पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज आई टेल देम कि यही बुक आप, इसके बजाय अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, इसके बजाय अगर आप शंकर IAS पढ़ोगे, इसके बजाय अगर स्पेक्ट्रम को और 2 रिवीजन करोगे, क्योंकि वहां से 10 क्वेश्चन आने हैं, बेटर इज दैट। तो आपको जुडिशियसली अपना रिसोर्स यूज करना है। छोटे छोटे कंपोनेंट के लिए मुझे नहीं लगता है वाइबल बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत है। सोसाइटी है, IR है, ये कवर हो जाता है फ्रॉम क्लास नोट्स एंड फ्रॉम करंट अफेयर्स, क्योंकि आप जब द हिंदू पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, यू विल फाइंड आर्टिकल्स ऑन नक्सल मूवमेंट, यू विल फाइंड आर्टिकल्स ऑन नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म, वहीं से आपके नोट्स बनेंगे, एंड दोज नोट्स आर फार बेटर देन बुक नोट्स। बुक हैज बीन रिटन इन 2020, दिस इज राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट, तो ये वाला आंसर ज्यादा अच्छा बनता है। अब अगर किसी को ज्यादा ही शौक होगा, इसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ही कैन गो थ्रू बुक, लेकिन रैशनैलिटी विल से डोंट यूज बुक फॉर स्मॉल कंपोनेंट। जहां पे खाली 3 क्वेश्चंस बनेंगे किसी कंपोनेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन आना है, तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीचर के लिए जरूरी है, क्योंकि टीचर को समझाना है बच्चों को, वो पढ़ना चाहिए बुक उसके लिए। अगर आपको पढ़नी होगी, आई विल टेल यू, नो इशू इन दैट, लेकिन आई बिलीव कि जरूरत नहीं है छोटे कंपोनेंट के लिए कोई बुक पढ़ना। हाँ, यू हैव इकोनॉमी एज बिग कंपोनेंट इन इट,
जो अभी मैं दिखा रहा था इकोनॉमी के लिए जरूरी आपको पढ़नी है। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, वी एक्सपेक्ट 5-6 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट इन प्रीलिम्स, 8 to 10 questions in mains, 5-6 questions. So we need to go through शंकर IAS बुक। मैं नहीं बोलूंगा आप नोट्स पढ़ो शंकर इन्वायरमेंट के लिए, शंकर IAS बुक अच्छी है, लेटेस्ट एडिशन लाना है, वो पढ़नी है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्री, इन योर मेंस, इन योर इंटरव्यू एज वेल एज इन योर एसे। तो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए बुक जरूरी पढ़नी है। यहाँ प्री में तो कुछ नहीं आएगा इससे, मे भी कभी कभार इंटरव्यू में पूछेंगे कोई पॉइंट, वो आपको निकलेगा अपने टीचर की टीचिंग से, तो जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। समझ आई ना बात? और कोई बात भी मैंने कैसा समझ आया कुछ? हाँ आया समझ? आपको ये सारा समझ आएगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे हो जाता है। फिलहाल आपको खाली अंडरस्टैंड करना है थिंग्स को कि पढ़ना क्या है। मैंने आज खाली ओवरव्यू दिया कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ाया नहीं, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, खाली ओवरव्यू में दे रहा था आपके सिलेबस का। अब आज के बाद आपको पता चलेगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप फेसबुक चलाओगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इशफाक सर इसका कर रहा था, जिक्र कर रहा था, क्योंकि मैंने टच दिया ना हर जगह, आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। तेरे दिमाग में अब बैठे गए, इंडियन एक्सप्रेस का ये है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कम्युनल वायलेंस पे है, कम्युनल वायलेंस इज पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये साइबर क्राइम्स के बारे में बोल रहा है, ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ऐसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्पैम्स, फ्रॉम फिशिंग, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है आपको पढ़ना। बाकी मेहनत करो, ये एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है तो इसमें मेहनत लगती है। सो यू हैव टू गो दिस वे, फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज द पीक, तो इट विल टेक यू टाइम, आपको ऐसे जाना है आहिस्ता 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 पीक पे पूछने के लिए। इस पीक पर पूछने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक 1 or 2 years। तो कोई ऐसे बोलेगा मैं जाऊंगा तो टांगे टूट जाएंगे आफ्टर 2 months, ऐसा नहीं करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि बड़ा एग्जाम है, इट टेक्स टाइम टू एवरीवन, चाहे कोई NIT से आया हो, चाहे कोई कश्मीर यूनिवर्सिटी से आया, कोई IITian हो, इट टेक्स 1.5 year टू एवरीवन। सबको NCERT बुक्स पढ़नी है, सबको बेसिक बुक्स पढ़नी है, सबको लेक्चर्स लेने हैं, तभी कैपेबल हो जाता है। अच्छा कहीं शॉर्ट ट्रिक केस एग्जाम्स, देयर इज नो शॉर्टकट, द ओनली शॉर्टकट इज देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट अच्छा का शॉर्टकट कहा मैंने शॉर्टकट किया, 6 महीने में मैंने क्वालिफाई किया, वो बोलने की बातें होती है, उसने ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट किया होता है। टीना डाबी क्लियर्ड इट एट वेरी यंगर एज, शी वाज द गर्ल हु हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन आफ्टर 12th क्लास। उसके बाप माँ दोनों इंजीनियर्स है, दे हैव मच नॉलेज अबाउट द थिंग्स, तो उन्होंने डाला था उसको ग्रेजुएशन में ही, और ग्रेजुएशन में ही उसने ऑप्शनल भी तैयार किया था अपना PSIR। शी हैड डन ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, दैट वाज हर ऑप्शनल, दैट मीन उसने 12th में स्टार्ट किया। जो ही ग्रेजुएशन हुई 4 साल हुई प्रिपरेशन, 4 साल के बाद क्वालिफाई किया। समझ आई बात? तो देयर इज नॉट ए सिंगल स्टूडेंट हु क्वालिफाइज इट इन 1 year। ये खाली दुख है बाकी बच्चों के लिए, सबको टाइम लगता है, दिस एग्जाम डिमांड्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। सो यू डोंट हैव टू जंप। आप डिप्रेशन का प्लीज शिकार नहीं होना, 4 महीने बाद इतना पढ़ोगे बोलोगे सर ये क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, इंजॉय। इफ यू हैव मेड यूर टाइम टेबल इन विच यू आर स्टडिंग फॉर 7 hours every day, honestly that's the best timetable that a student can make। अगर कोई कंसिस्टेंटली 7-7 घंटे पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है, वो ये सबसे अच्छा है। मॉर्निंग के 2-3 hours, शाम के 2-3 hours, 7 हो जाते हैं इसको दिन में मैनेज। वो मैं बोल रहा हूँ अदर देन कोचिंग में तो इससे कम टाइम मिलता है। कोचिंग के दौरान अगर कोई 4 घंटे भी पढ़ेगा दैट्स अनफ। अब आप लाइब्रेरी जाते हो, जो ऑनेस्टली 7 घंटे पढ़ता है ना, वो बंदा क्वालिफाई करता है। कोई पढ़ेगा आप 1 दिन 12 घंटे, 3 दिन बाद फिर नहीं पढ़ेगा कोई घंटा, आप देखो आफ्टर 1 month दिस पर्सन विल बी अहेड देन हिम, है ना। स्मूथली जाना है, इंजॉय भी करना है। संडेज के दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, 20 days के बाद आप घर जा सकते हैं, अच्छे से 2 दिन बातचीत कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, उसके बाद फिर से 7 hours मंत्र कंटिन्यू करनी है। तो जो स्मूथली जाता है कोई बच्चा केस के 2 साल में, आप देखोगे वो बहुत आगे जाता है। जो एक साथ बोलता है सारा करूंगा, ऑप्शनल भी करूंगी, GS, मैनर्स, एसे, याऊं ट्याऊं, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, वो खाली मायूस हो जाता है 4 महीने बाद। ये सुझ फुटान, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, पहाड़ में हेको नकस तुलियत, हाई हेकवन तुलियत। दशवंत राम मांझी की मूवी देखना माउंटेन मैन, तो धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल है। ही ब्रोक द माउंटेन, ही मेड अ रोड फॉर हिज विलेज, हिम्मत नहीं हारी। तो वही वैसा बंदा चाहिए इस एग्जाम में, हाँ तोड़ के ही रखेंगे। वो बोलता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोलता है, विष्णु दशवंत राम मांझी माउंटेन मैन। आप देखना गर्ल्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग मूवी है फॉर दिस एग्जाम। हिम्मत सहारान, तो वैसा बंदा होना चाहिए इन दिस एग्जाम, हिम्मत नहीं हारनी है, तो इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई इट। कोई ऐसा भी नहीं है कि
टॉपर्स क्वालिफाई इट, ऑनली NITians क्वालिफाई इट, हम्बल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट बैकग्राउंड से क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि दे हैव बीन पेशेंट ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन. यू सा दैट जुनेद फ्रॉम UP ही टॉप्ड UPSC एग्जाम, 3rd रैंक लाई शायद. एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था, हिमसेल्फ ही said कि I just had 60% marks, 50% marks throughout my career and I qualified, I topped UPSC exam. ठीक है ना, वो 60% वाला भी क्वालिफाई कर सकता है. 90% किसी ने लाया गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसा नहीं है. इस एग्जाम में उसका कभी प्री ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. यहाँ पे यू नीड टू हैव नॉलेज, वास्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है. प्री क्वालिफाई करोगे, मैनेज में रुक जाता है वो बंदा. तो मैनेज जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए 2 साल लगते हैं. आपके ऑप्शनल में भी, आपके GS में भी, फिर टेस्ट सीरीज लिखना, फिर एक्यूरेसी आना प्रीलिम्स के MCQs पे. जैसे दहली सरकार बोल रहा था कि वो कैसे आएगी, जब आप बहुत टेस्ट देंगे, बहुत बार पढ़ोगे, रिपीटेडली पढ़ोगे, रिविजन्स करोगे, डेफिनेटली फिर इंसान खुद ब खुद ऊपर आ जाता है. फिर जब आप एक दिन देखोगे आउट ऑफ 60,000 हु अपीयर्ड इन केस एग्जाम, you are among those 5,000 who have cleared prelims exam, you will realize यार I am ahead than 55,000 students. ऐसा नहीं है मैं नाबकार हूँ, बस 5,000 में 55,000 में पात इंसान थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो फिर आप 7 के बजाय 9 घंटे पढ़ोगे. जब आपने ऑनेस्टी दिखाई, अपने मैनेज में भी आपका ऑप्शनल अच्छा है, यू विल सी yourself among top 600 स्टूडेंट्स इन इंटरव्यू स्टेज. आपकी यार 60,000 में मैं इन 600 में हूँ, विद इन 2 years यार आई एम ऑन राइट ट्रैक. तो फिर आप सोओगे नहीं, आप रात भर पढ़ोगे, बोलोगे मैं तो बहुत क्लोज हूँ, आई एम वेरी नियर टू इट. तो इंसान को वो फिर सरप्राइज मिल जाता है. Once you will qualify your prelims, you will think I am better than 40,000 students and this is all crime of our state. ये ऐसा भी नहीं है कोई मुफ्त में 1,000 रुपये डालेगा केस के एग्जाम के लिए. इस UPSC के हाथ फीस या जो कैलकुलेटेड हर कोई फॉर्म भरता है उसको पता है 1,000 रुपया है, बल्कि हम 15 दूंगा तुझे. समझ आइए ना बात. तो वो सारे काबिल होते हैं. तो यू आर बेटर देन देम वंस यू विल क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जाम. तो इंसान खुद ब खुद फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंस्पायर हो जाता है, बहुत क्लोज होता है. तो खुदा सब पर नवाजान. तो बी ऑनेस्ट, बी कूल इन योर प्रिपरेशन. आई बिलीव जो आप में से कूल रहेगा, कॉम रहेगा, वो क्वालिफाई करता है. आप में से जल्दी करें, ये प्लीज ये बात याद रखना, जंप नहीं करना. आई टू वॉज लाइक यू, आई वॉज ट्राइंग टू डू जंप, जंग फिश से ड्रान. जितना कूल रहा उतना अच्छा परफॉर्म करता रहा. कूल किस रोजन डन. फिर है ये ऑफ करोगे, आपकी मैम आएगी खुद इसको ऑफ करने. चलो अल्लाह ब्लेस यू ऑल. मेरे लिए भी थोड़ा दुआएं किया करना. आई नीड योर प्रेयर्स एंड इंशाल्लाह वंस द लेक्चर्स विल स्टार्ट, यू विल सी मी अगेन हियर. Till then, take care. Bye. Allah bless you all.